अपना वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स पे बात चल रही थी अपने। जल संरक्षण तकनीक है तो टॉपिक तो वैसे आपके आरएस प्रीलिम्स में ही है। जिसमें टेक्निक्स में दो बताई थी, एक तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स यानी जो परंपरागत तकनीक है, और एक दूसरी गैर परंपरागत नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक्स। गैर परंपरागत वाली तो लास्ट वाले टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं। जैसे वर्षा जल को डैम्स के रूप में कलेक्ट करना, बांधों के रूप में, बैराज के रूप में, डैम बैराज बना के उनके पानी का यूटिलाइजेशन कैनाल के थ्रू करना, कैनाल बैराज और डैम से इंडिविजुअल व्यक्ति के खेतों तक पानी को पहुंचा के फिर उसका यूज ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से करना। इसका मीनिंग जल संरक्षण की ये तकनीक है बूंद बूंद, नहरी, बैराज और बांध परियोजना। जबकि पुरानी परंपरागत जो तकनीक है उसमें पश्चिमी राजस्थान में तालाब जैसी या पोखर जैसी संरचनाएं बनाई जाती, और ये पोखर या तालाब जैसी संरचनाएं ये वर्षा जल पे डिपेंड होती हैं, रेनी वाटर पे, और इनको नाम क्या दिया जाता है? नाडी। तो एक तो जनरली ये क्वेश्चन आता है पश्चिमी राजस्थान में पोखर या तालाब जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? नाडी कहा जाता है। नाडी से जो ज्यादा डीप होती हैं, इनसे ज्यादा डीप होती हैं, उनको कहा जाता है टोबा। तो फर्क ये रहता है कि टोबा में पानी थोड़ा ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होगा तो एज ए ड्रिंकिंग वाटर, लिमिटेड इरिगेशन, सीमित सिंचाई और पशु पेयजल आपूर्ति के लिए भी पानी की सप्लाई होती। फिर इनके अलावा जैसे खड़ीन, तो खड़ीन पे बात हो गई थी अपने। इसमें तो वो एक शब्द ध्यान रखना आपको, पालीवाल ब्राह्मण वाला, कि पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित झीलों को खड़ीन कहा जाता है, जो मोस्टली किस क्षेत्र में प्रचलित है? जैसलमेर में, नदन जैसलमेर में, उत्तरी जैसलमेर की तरफ। ये डेजर्ट में पहले भी लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में बावड़ी, तो बावड़ी के अंदर या स्टेप वेल्स में, मीनिंग आपको ध्यान है स्टेप वेल्स में, कि बावड़ियां हैं सामान्यतः गोलाकार होती हैं, कुछ जगह चौकोर भी बनी हुई हैं। तो ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि गोलाकार ही होती है, लेकिन ये तय इनमें स्टेप्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, स्टेप्स या स्टेयर्स बनी हुई होती है। तो इन स्टेप के कारण ये स्टेप वाले वेल्स हैं। तो देखने में तो एक कुएं जैसा ही दिखाई देता है वेल्स, लेकिन स्टेप्स होने के कारण इनको स्टेप वेल्स कहा जाता है, सीढ़ी वाले कुएं। यानी शॉर्ट में अगर हम देखें तो ये सीढ़ी नुमा कलात्मक कुएं होते हैं। सामान्य कुआं बनाए गए हैं तो इसका मीनिंग ये तो अपने वाटर रिसोर्स है उसको प्राप्त करने का एक तरीका है, ना कि उसको कंजर्वेशन या संरक्षण का तरीका। तो कुओं में कभी जल संग्रहित नहीं किया जाता, पानी निकाला जाता है कुओं से। तो कुएं वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स में काउंट नहीं होते, लेकिन कुएं जैसा स्ट्रक्चर दिखता हो आपको जिसमें सीढ़ियां हो और कलात्मक रूप से उसको बनाया गया, तो सीढ़ी नुमा कलात्मक कुएं क्या कहलाते हैं? बावड़ी कहलाते हैं। राजस्थान में बावड़ी सबसे ज्यादा कहाँ बनी हुई है? बूंदी में, जिसको कहा जाता है बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। तो राजस्थान में सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से, बावड़ियों के शहर के नाम से प्रचलित बूंदी। अब आर्ट एंड कल्चर में भी आपके कुछ प्रसिद्ध बावड़ी आती हैं। अब उनमें से वो प्रसिद्ध बावड़ियां राजस्थान ज्योग्राफी में भी अपने को याद रखनी है 5-10। तो बावड़ियां कौन कौन सी हैं? तो एक दो तो नाम पहले भी मैंने बताए हैं, जैसे कि पिछोला करवाई थी तब दूध नाम से मैंने एक करवाई थी, दूध तलाई अपने उदयपुर में है, जबकि दूध बावड़ी अपने सिरोही में। एक नवलखा झील करवाई थी, तो नवलखा ये तीनों पॉइंट बताए थे। नवलखा टैंक या तालाब 12 में लिखवाया था, जबकि बावड़ी डूंगरपुर में बताई थी।
तो अपनी कुछ प्रमुख बावड़ियों में, जैसे बूंदी बावड़ियों का शहर है, तो बूंदी की ओर प्रसिद्ध बावड़ी कौन कौन सी है? तो बूंदी की ओर देखें तो एक तो आती है यहाँ पे रानी की बावड़ी, रानी की बावड़ी जिसको हम शॉर्ट में रानी की बाव भी कह सकते हैं, रानी की बाव या रानी की बावड़ी। सिर्फ इतना ही टाइटल, रानी की बाव करके एक टाइटल आता है, गुजरात के अंदर है ऐसी बावड़ी, जो कि यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। तो अपने वाली जो है वो यूनेस्को वाली नहीं है, वो गुजरात वाली मानी जाती है। तो राजस्थान में रानी की बावड़ी या रानी की बाव कहाँ स्थित है? बूंदी में। रानी के अलावा कुछ नाम और याद रखने हैं, जैसे अनारकली। रानी कौन सी? अनारकली। या फिर और नाम पूछें कि कौन सी, तो नाम बताना है गुलाब। तो अनारकली बावड़ी, गुलाब बावड़ी, रानी बावड़ी, तो सारी फीमेल जैसे शब्द हैं इसमें, रानी की बावड़ी, रानी की बावड़ी, अनारकली बावड़ी, गुलाब बावड़ी। तो ये तीनों बूंदी में है। बूंदी के जस्ट ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ पे टोंक के, जयपुर से जस्ट पहले एक डिस्ट्रिक्ट आता है टोंक, टोंक के ऊपर की तरफ जयपुर। टोंक वाले के अंदर जो टाइटल ये लगा हुआ है रानी, इसमें एक शब्द और लगा देना पहले, हाड़ी। आगे ये बोलना है हाड़ी रानी की बावड़ी। तो हाड़ी शब्द लगते ही आंसर रहेगा आपका, ये कोटा में स्थान है टोडा राय सिंह। तो टोडा राय सिंह टोंक, तो टोंक टोडा राय सिंह बीच में केकड़ी में था ये, लेकिन प्रेजेंट वापस केकड़ी जिला समाप्त होने के बाद वापस टोंक में आ गए। इसमें जिला क्या लिखा हुआ है? केकड़ी, उसके आगे ब्रैकेट में कर देना पुनः टोंक या प्रेजेंट टोंक, यानी पहले भी टोंक था, वर्तमान में भी वापस टोंक। तो जैसे ही रानी की बावड़ी में ये शब्द ऐड होता है, हाड़ी रानी की बावड़ी, तो हाड़ी रानी की बावड़ी है टोडा राय सिंह टोंक के अंदर। फिर जयपुर के अंदर, यहाँ ये शब्द पन्ना मीणा बावड़ी, क्योंकि राजस्थान में मीणा सबसे ज्यादा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। तो अपना जो आमेर महल बना हुआ है, उस आमेर महल के अंदर भी एक बावड़ी है। तो सामान्य तो अपने वो देखने को नहीं मिलती, लेकिन गार्ड वगैरह से पूछोगे आप तो उस एरिया में एक बावड़ी बनी हुई है आमेर पैलेस में। तो गार्ड वगैरह वो बता देंगे ये वाला जो एरिया है ये पन्ना मीना बावड़ी का एरिया। तो राजस्थान में पन्ना मीना बावड़ी किस फोर्ट में है? आमेर फोर्ट में बनी हुई। तो जहाँ मीणा अधिक है जयपुर के अंदर, वहीं पे पन्ना मीणा टाइटल वाली बावड़ी बनी हुई। जयपुर से जैसे आप ईस्ट में जाते हैं दौसा, तो दौसा की ओर चलते हुए एक जगह आती है सिकंदरा। सिकंदरा के आसपास दौसा से हम लेफ्ट को एक रास्ता जाता है आभानेरी, उस आभानेरी जगह पे जाएंगे तो वहां एक बावड़ी है, जिसको बोलने में आभानेरी की बावड़ी भी बोल देते हैं, लेकिन उसका नाम है चांद बावड़ी। ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, राजा मिहिर जो है उनको चांद कहा जाता है। राजा मिहिर के द्वारा बनाई गई जो बावड़ी है उसको चांद बावड़ी का टाइटल, जो राजस्थान की मोस्ट डीपेस्ट जो स्टेप वेल्स है उसमें काउंट किया जाता है, सबसे गहरी बावड़ियों में काउंट किया जाता है। जैसे लगभग कहा जाता है उसकी 120 फीट गहराई है। तो 10 फीट की एक इमारत होती है, 10 से 11 फीट मान लीजिए। तो इसका मीनिंग 11 मंजिल ऊंची जो इमारत होती है, धरातल पे 11 मंजिल इमारत को देख लो आप, और उतने गड्ढे में देख लो, तो इतनी ज्यादा डीप में बनी हुई है। जो 11 मंजिल वाली इमारत अपन देखते हैं, जैसे अपना ये कितना फ्लोर है? नहीं, अपने ये तो शायद फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन कितनी मंजिल की बिल्डिंग है? तो ये 4 या 5 मैक्सिमम इतनी होगी। तो इसका मीनिंग है कि लगभग ये बनी होगी 50-55 फीट हाइट पर, उसकी भी लगभग डबल कर दीजिए, 120 फीट हाइट। इतनी डीप में है चांद बावड़ी। तो राजस्थान की डीपेस्ट स्टेपवेल में माना गया है चांद बावड़ी, जिसकी फेम अधिक है। आरएस में आज तक जो भी बावड़ी पूछी है उसमें बार बार यही पूछी जाती है। 10 बार क्वेश्चन पूछा है बावड़ी का, तो 10 बार का 10 बार यही पूछा है। 3 बार पूछा तो 3 बार का 3 बार में यही पूछा है। तो इसका मीनिंग आरएस में तो फिक्स है इनका कौन सी बावड़ी को पूछते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा यही पूछेंगे। लेकिन अभी तक एग्जाम्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट बावड़ी है अभी तक। बाकी आजकल चर्चाओं में ज्यादा ये रानी की बावड़ी है, ये भी कई जगह हाईलाइट करके रखते हैं अपन, तो ये भी ध्यान रखना है। पन्ना मीना बावड़ी है, एक दो एग्जाम या अधीनस्थ बोर्ड ने ये पूछना स्टार्ट कर दिया आजकल, पन्ना मीना बावड़ी किस क्षेत्र में स्थित है? तो जहां मीणा अधिक है जयपुर में, तो जयपुर आमेर पैलेस में।
ये हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये फोर्ट वगैरह उसमें भी आएंगे, आपके रिपीट होंगे। फिर आप अलवर की तरफ जाते हैं तो अलवर में एक बावड़ी आती है निमराना बावड़ी। हालांकि अब ये अलवर में नहीं होके जयपुर का एक पार्ट अलग हुआ था कोटपुतली, और अलवर का पार्ट अलग हुआ था बहरोड। तो ये बहरोड वाले क्षेत्र में आती है, तो जिले का नाम अब कोटपुतली बहरोड है। तो प्रेजेंट में इसका नाम जो निमराना बावड़ी है, इसको निमराना बावड़ी भी बोलते हैं। और वहां जो बावड़ी बनी हुई है निमराना में, तो बावड़ी में जनरली जहां से एक एंट्री की जाती है, क्योंकि बावड़ी में जो स्टेयर्स होती हैं वो हर जगह चारों तरफ, जो बावड़ी के अंदर सीढ़ियां ऊपर तक नहीं होती, उसमें एक तरफ छोटी इमारत बनाई जाती है, कहीं एक मंजिल कहीं दो मंजिल। तो इस इमारत के अंदर एंट्री करके और फिर बावड़ी के अंदर उतरा जाता है। इसका मीनिंग बावड़ी के अंदर ज्यादातर हिस्सा ऐसा होता है जिसमें सीढ़ियां थोड़ी नीचे से स्टार्ट होती, और एक पार्ट ऐसा होता है जहाँ सीढ़ियों की हाइट ऊपर तक आती है, इस पैलेस या महल के अंदर से एंट्री होती। तो हम ये नहीं कर सकते कि बावड़ी में हर कहीं से उतर जाएं। हर कहीं से उतरने का प्रयास करोगे तो सीढ़ियां बहुत ही पतली होती हैं, जिसमें बैलेंस बिगड़ के गिरने का डर रहता है। तो इसका मीनिंग इसमें उतरना, ये जो पैलेस या महल बना होता है इसके पास से उतरना पॉसिबल है। यानी पहले इस महल में एंट्री करो, इस महल में आके, और फिर बावड़ी की जो सीढ़ियां इस महल में ऊपर तक रहती हैं, तो इनसे एंट्री करके आप बावड़ी में इजीली उतर सकते हैं। तो यहाँ जो निमराना में बावड़ी बनी है, इसके पास में एक 9 मंजिल का महल बना हुआ है, यानी 9 मंजिल की इमारत बनी हुई है। इसका इस बावड़ी को नाम दिया गया 9 मंजिला बावड़ी, क्योंकि जिसके पास में 9 मंजिल बनी हुई है उस बावड़ी का नाम क्या है? 9 मंजिला बावड़ी, यानी 9 मंजिल है, उसके नजदीक बावड़ी है तो 9 मंजिला बावड़ी। 9 मंजिला बावड़ी, और स्थान के आधार पे इसको नाम क्या दिया गया है? निमराना बावड़ी, उसी को ही कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट चाहती है ये बावड़ी दिल्ली के नजदीक होने के कारण, और निमराना के आसपास वाला जो एरिया है वो अरावली रीजन में होने के कारण, अपने कुछ ऐसे हिस्टोरिकल साइट्स और भी बनी हुई हैं। तो हम चाहते हैं इसको नेशनल जो अपनी हेरिटेज साइट है, जो राष्ट्रीय स्तर की अपनी विरासत सूची है, उसमें इसको शामिल किया जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कई बार दिल्ली सरकार या पुरातत्व विभाग को, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को लिखा है कि राजस्थान की निमराना बावड़ी है उसको नेशनल जो हेरिटेज साइट्स हैं उसमें शामिल किया जाए। एक तो इंटरनेशनल हेरिटेज साइट होती है, तो इंटरनेशनल हेरिटेज साइट है वो तो कौन घोषित करेगा? वो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस में जो एजुकेशन के लिए, साइंस के लिए और कल्चर के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। इसका मीनिंग है जो एजुकेशनल, साइंटिफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य और मुख्यतः कल्चरल साइट है उनके कंजर्वेशन या संरक्षण के लिए जो काम करती है, उस एजेंसी को हम नाम क्या देते हैं? यूनेस्को। जिसका एक टॉपिक भी दिया हुआ लास्ट में आपके, मैंने बताया भी था आपको, यूनेस्को जियो पार्क और जियो हेरिटेज साइट। तो ये बीच में चर्चाओं में थी कि हम इसको नेशनल हेरिटेज साइट में देखना चाहते हैं। राजस्थान सरकार ने कहा कि इसमें शामिल करो ताकि हमें इसमें टूरिस्ट और अधिक मिले। अब जैसे आप जंतर मंतर जाते हो तो जंतर मंतर के प्रति अपना एक अट्रैक्शन क्या होता है कि जंतर मंतर है यूनेस्को सूची में शामिल है, 2010 में शामिल किया गया था। उसके बाद लोगों ने और ज्यादा विजिट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मीनिंग है जिसके पास एक स्पेसिफिक टैग आते हैं वहां लोगों की विजिटिंग बढ़ जाती है। जैसे कुछ समय पहले, कोरोना से पहले तक, हमें हालांकि ध्यान तो था कि रामगढ़ 12 है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस नहीं था इतना, ज्योग्राफी के नोट्स तक में हम मेंशन नहीं करवाते थे। अब धीरे धीरे 2020 में उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई रामगढ़ क्रेटर की, कि जगह जगह न्यूज़पेपर में आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यूनेस्को सूची के अंदर वो घोषणा हो गई थी, उस समय अनाउंसमेंट हो गया था। 2024 के अंदर उसको नोटिफाइड कर दिया था, अधिसूचित कर दिया था। मैंने हाड़ौती के अंदर लिखवाया भी था आपको, झील के अंदर भी बताया था कि साइंटिस्ट का मानना अलग है कि इसमें मेटेओराइट या उल्कापिंड के गिरने से बना है, जबकि हमारी जो जोग्राफर है उनका मानना क्या है? ज्वालामुखी या क्रेटर लेक के रूप में। तो एक इसमें निमराना बावड़ी, इसका भी इंपॉर्टेंस, या निमराना में 9 मंजिल इसके पास में बनी हुई है तो 9 मंजिला बावड़ी भी इसी को ही कहते हैं। फिर जैसे हम अरावली के सदन की तरफ आते हैं, दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण में एक तो पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के पास में एक बावड़ी आती है जिसका नाम है भूत बावड़ी। यहाँ पे एक स्थान आता है रणसी गांव। तो रणसी गांव में, या आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे शायद, कोई राजा थे जो कहाँ कहीं रुके हुए थे। तो उनके सैनिकों को अचानक कहा जाता है कोई भूत वूत दिखा, और भूत ने कहा कि राजा को कहो मेरे से लड़े, और तुम्हारे राजा को मैं पछाड़ मारूंगा, यानी उनको हरा दूंगा। तो सैनिकों ने कहा कि एक भूत आपको चैलेंज कर रहे हैं। तो राजा ने कहा किधर है भूत?
तो जैसे ही उनके बीच में जो रण या युद्ध हुआ, उसके अंदर कहा जाता है राजा ने भूत को पटक पटक के इधर उधर, बाद में भूत ने कहा कि राजन अब छोड़ दीजिए, आप जो चाहें वो कर सकता हूं मैं। अब पश्चिमी राजस्थान का राजा क्या चाहेगा, पानी। तो उन्होंने कहा कि यूं कर, तू एक बावड़ी बना दे। तो उसने कहा बावड़ी बना तो दूंगा, लेकिन बताना किसी को नहीं, भाई अपनी भी इज्जत है। तो उसने कहा कि अब बताना मत कि भूत को हराया, और उस भूत ने बावड़ी बना के दी। तो फिर कहा जाता है कि भूत ने ये शर्त रखी, अगर किसी को बताओगे तो निर्माण कार्य जहां चलेगा, और चलता चलता जिस दिन आप बताओगे वहीं समाप्त हो जाएगा, यानी बिल्कुल डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा, लेकिन वहीं रुक जाएगा निर्माण कार्य। तो कहा जाता है कि राजा को उनकी वाइफ पूछती है कि ये निर्माण कार्य क्यों स्टार्ट करवाया। तो कुछ दिन तो वो टालते हैं, लेकिन जब रानी नाराज हो जाती है तो वापस मनाना भी पड़ता है। तो उन्होंने पूछा ये बताओ कि ये निर्माण कार्य क्यों चल रहा है, भाई होगा कोई प्रॉमिस कि हार लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा। कि हार के पैसे नहीं है, लेकिन ये बावड़ी का निर्माण कार्य चल रहा है। तो फिर राजा ने कहा कि ये निर्माण कार्य मैं नहीं करवा रहा, ये एक भूत को मैंने हराया था, और उस भूत के द्वारा ये निर्माण कार्य है। तो कहा जाता है ये बावड़ी अधूरी बावड़ी है। इसी अधूरी बावड़ी को कहा जाता है राजस्थान में भूत बावड़ी। पश्चिमी राजस्थान के अंदर रणसी गांव के अंदर प्रसिद्ध है, जोधपुर के अंदर। जोधपुर से है कोई आप में रणसी गांव, जिनके गांव ये निकट है? एक दो स्टूडेंट ऐसे रहे स्प्रिंग बोर्ड में जो रणसी गांव के निकट के ही हैं। तो ये भूत बावड़ी के नाम से ही प्रसिद्ध है राजस्थान में। तो राजस्थान में भूत बावड़ी किस जिले में है? रणसी गांव, जोधपुर। फिर जोधपुर से जैसे हम नीचे की ओर चलेंगे सिरोही की ओर, तो सिरोही में उदयपुर से मिलता जुलता एक नाम जो मैंने आपको बताया था, दूध दूध तलाई, उदयपुर में, पिछोला झील के निकट। और दूध तलाई नहीं होके दूध बावड़ी होगा तो आंसर रहेगा सिरोही। तो दूध बावड़ी सिरोही में। और एक बावड़ी जो राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी यानी एंसेंट या ओल्डेस्ट, प्राचीन या पहली बावड़ियों में से काउंट किया जाता है लाहिनी बावड़ी को। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी किसको कहते हैं? लाहिनी बावड़ी सिरोही को। लाहिनी स्टेपवेल या लाहिनी बावड़ी कहाँ स्थित है? सिरोही में। उदयपुर के निकट एक बावड़ी आती है। जैसा ही अभी आपको बताया कि बावड़ी में एंट्री के लिए एक तरफ महल बना हुआ होता है, एक मंजिल, दो मंजिल, कितने भी मंजिल का हो सकता है। तो उदयपुर में कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक बावड़ी बनी हुई है जिसमें एंट्री पॉइंट 3 है। तो एंट्री पॉइंट अगर 3 है तो इस बावड़ी के 3 मुख हो गए। जनरली एक फेस होता है बावड़ी के अंदर उतरने के लिए, एक जगह होती है, उसमें शायद 3 जगह हैं, इस कारण उसको एक टाइटल दिया हुआ है त्रिमुखी बावड़ी। 3 फेस या 3 मुख वाली बावड़ी, तो नाम क्या रख दिया उसका? त्रिमुखी बावड़ी। तो राजस्थान में त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर से जस्ट नीचे डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में बावड़ी वो है जिस नाम से झील भी है बूंदी के अंदर, नवलखा। तो राजस्थान में नवलखा झील बूंदी में, और नवलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर। दौसा के अंदर जो चांद बावड़ी देखते हैं, तो चांद बावड़ी के आसपास कुछ स्थान है जहाँ पे दो बावड़ी निकट बनी हुई हैं, एक दूसरे के नजदीक बनी हुई है, जिसमें एक बड़ी है और एक उसके पास में छोटी है। तो नाम ही उसको ये दिया गया है, बड़ी बावड़ी और छोटी बावड़ी। तो राजस्थान में चांद बावड़ी, बड़ी बावड़ी, छोटी बावड़ी किस जिले में? दौसा में। राजस्थान में पन्ना मीणा बावड़ी, तो मीणा जहाँ अधिक है वहां है पन्ना मीणा बावड़ी। राजस्थान में रानी कौन सी? अनारकली और गुलाब। तो रानी की बावड़ी, अनारकली, गुलाब बावड़ी, ये सारी कहाँ पर है? रानी से पहले अगर हाड़ी लगा दिया तो तब आंसर रहेगा टोंक, टोंक टोडा राय सिंह। भूत बावड़ी जोधपुर रण से गांव, जहां राजा ने भूत को रण में हराया, यानी जो भी युद्ध उनके बीच में हो उसमें हरा दिया था, तो रण से गांव है जहां भूत बावड़ी प्रसिद्ध। राजस्थान में निमराना बावड़ी या 9 मंजिला बावड़ी कहाँ स्थित? तो निमराना शब्द से आइडिया लग जाएगा कि पहले तो अलवर में रही होगी क्योंकि बहरोड में है, और वर्तमान ये कोटपुतली बहरोड के पार्ट में, क्योंकि बहरोड का हिस्सा पहले अलवर का हिस्सा था। तो ये कुछ 10-12 इंपोर्टेंट बावड़ी हैं, इनके नाम याद रखिए। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट बावड़ी हैं वो आपके आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में या हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं रिपीट होंगी। जैसे रानी की बावड़ी फिर पढ़ोगे आप, आमेर पैलेस पढ़ोगे तो उसमें पन्ना मीणा बावड़ी भी पढ़ते हैं। राजस्थान की प्राचीन या एंसेंट स्टेप वेल सिरोही में बनी है जिसका नाम है लाहिनी बावड़ी। तो बावड़ी क्या होती है, इनके ऊपर तो डिस्कस अपना पहले भी हो गया था, लेकिन आज प्रसिद्ध बावड़ी कौन कौन सी हैं वो अपना कंप्लीट हो गया। और किस जिले में जनरली ये अधिक देखने को मिलती हैं? बूंदी।
बूंदी के आसपास 100 से भी ज्यादा स्टेप वेल बनी हुई है, 100 से भी अधिक बावड़ी हैं अकेले बूंदी के अंदर। फिर इसके बाद में परंपरागत तकनीक के अंदर मैंने आपको एक जोहड़ बताया था, तो जोहड़ का मीनिंग अपन ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हैं शेखावाटी वाले पार्ट में, कि शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं उनको जोहड़ कहा जाता है। अब इनके संरक्षण के लिए अलवर के एक व्यक्तित्व थे जिन्होंने इनके संरक्षण के लिए प्रयास किए हैं, जिनका नाम था राजेंद्र सिंह। इन्होंने गांव गांव जाके वापस जोहड़े बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जोहड़ भूमि होती है, जहाँ पे गांव का ड्रेनेज सिस्टम या पानी है वो बहते हुए आता है, और उस वहाँ चिकनी मिट्टी के अंदर वो पानी इकट्ठा होता है। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः एक तो इस जोहड़े के आसपास की जमीन है उसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया है। भाई गांव के लोगों ने यहाँ पे अपने भैंसों के बाड़े बना लिए, किसी ने घर बना लिए हैं, तो गांव का जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको एक तरीके से डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने, या उसको डाइवर्ट कर दिया है। जो इस साइड में पानी आना चाहिए था आजकल इसमें नहीं आता। और फिर इन्होंने यहाँ की जो चिकनी मिट्टी है उसको निकाल के यहाँ पे फील्ड बना ली है, 1600 मीटर का ट्रैक बना लिया है, कोई आर्मी के लिए कोई पुलिस के लिए दौड़ता है, कुछ क्रिकेट खेलते हैं, तो आजकल इसको ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड बना ली हमने, यानी अपना जो प्ले ग्राउंड होता है उसके रूप में डेवलप कर लिया। तो ये जोड़े की भूमि थी। तो ये ग्रामीण हर गांव में जा जाके लोगों को वापस समझा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जोहड़ और तालाब का होना जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो ग्राउंड वाटर या भूजल स्तर है वो और नीचे गिरेगा। तो इस कारण कहा जाता है कि लोगों में जा जाके ये अवेयरनेस बढ़ाने का काम वापस में ग्रामीण क्षेत्रों में वापस जोहड़ पद्धति को डेवलप करने का काम राजेंद्र सिंह जी ने किया। इस कारण इनको टाइटल मिला जोड़े वाले बाबा। और उनके इस सराहनीय कार्य के आधार पर बाद में एशिया का सबसे बेस्ट अवार्ड रमन मैग्सेसे अवार्ड से इनको नवाजा गया, जिसको एशिया का नोबल अवार्ड भी कहते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये इनको दिया गया है। तो राजस्थान में जोड़े वाले बाबा कौन है? राजेंद्र सिंह अलवर वाले। राजस्थान में जोहड़ा पद्धति जो जोहड़े हैं वो प्रचलित किस क्षेत्र में है? तो हैं सारे जिलों में, लेकिन ये ज्यादा प्रचलित हैं शेखावाटी की ओर। इस नाम से शेखावाटी में अधिक प्रचलित। और इनका जनरली मीनिंग शेखावाटी हम क्या लेते हैं? पानी के कच्चे कुएं, वो लिखवाया था मैंने आपको मीनिंग। पानी के कच्चे कुओं को शेखावाटी में जोहड़ कहा जाता है, रो वेल्स ऑफ वाटर। रो वेल्स ऑफ वाटर इन शेखावाटी रीजन इज नोन एज जोहड़। शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है, जिनके संरक्षण का कार्य राजेंद्र सिंह अलवर वाले इन्होंने किया है, जिनको जोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। फिर एक शब्द आता है तालाब। तालाब वाले में ये ध्यान रखना कि तालाब टैंक के रूप में दिया गया है, तब तो इसको क्या मानोगे आप? गैर परंपरागत, नॉन ट्रेडिशनल टेक्निक्स में काउंट करना है। ये पुराने क्वेश्चन पेपर निकालोगे तब आप देखोगे कि एक बार सारे जो टेक्निक्स हैं परंपरागत ही दिए हुए हैं। जैसे जोहड़ दिया हुआ है, झील दिया हुआ है, तालाब दिया हुआ है, टोबा दिया हुआ है, फिर उनमें से पूछ रखा है कि गैर परंपरागत कौन सा है। तो वो हिंदी में देखने पे सारे ही अपने को परंपरागत ही दिखाई देंगे, लेकिन फिर इंग्लिश में जाके देखने में पता लगता है कि उसमें जहाँ टैंक लिखा हुआ है तालाब, वो गैर परंपरागत माना जाएगा। तो तालाब के लिए जनरली जो कंडीशन होनी चाहिए वो कल भी बताई थी आपको मैंने। साल के 1/3 टाइम पीरियड यानी 1/3 समय 4 महीने पानी होना चाहिए। 4 महीनों तक पानी, यानी वाटर अवेलेबिलिटी 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए पानी उपलब्ध हो। और उसका क्राइटेरिया 1 वर्ग मीटर, यानी जो स्क्रीन अपनी है उससे आधा हिस्सा, यहाँ से लेकर लगभग 2 हेक्टेयर तक। हालांकि अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे तालाब हैं राजस्थान में जो 2 हेक्टेयर से भी ऊपर हैं। जैसे देश में एक मध्य प्रदेश का तालाब आता है जिसका नाम है भोज तालाब, जो कि भारत की 91 जो रामसर साइट है उसका भी एक हिस्सा है, यानी जो आर्द्र भूमि वेटलैंड एरिया उसका भी एक पार्ट। ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया था। जैसे राजस्थान में एक बड़ा दुर्ग है चित्तौड़, तो चित्तौड़ के लिए एक लाइन बोलते हैं कि गढ़ हो तो चित्तौड़ जैसा, बाकी सब गढ़ैया है, यानी बाकी सब छोटे गढ़ है। तो वैसे भोज के लिए कहा जाता है तालाब हो तो भोज जैसा, बाकी सब तलैया है। जैसे हम बोलते हैं दूध तलाई, तो दूध तलाई एक छोटा सा तालाब है, उसके पास में बड़ी झील है,
तो झील को देखते हुए उस दूध वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? दूध तलाई बोलते हैं उसको। तो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आते हैं। तालाब के द्वारा राजस्थान में सबसे ज्यादा इरिगेशन या सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? भीलवाड़ा। ये लास्ट वाले टॉपिक में बात हुई है अपनी, भीलवाड़ा। या दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट हम देखें तो उसमें पाली। फिर इनके निकटतम कुछ तालाब हैं, जैसे एक आता सरेरी तालाब भीलवाड़ा में। एक खारी नदी पर आता है खारा तालाब भीलवाड़ा में। एक अपने सवाई माधोपुर रणथंभौर वाले एरिया में जो टाइगर साइट है, टाइगर या टाइग्रेस जिन साइट पे अधिक आते हैं तालाब वाली साइट पे, तो उसमें एक आता है अपने सुख तालाब, जंगल तालाब और काला तालाब। तो जंगल का सुख कैसा होता है? काला। तो जंगल सुख है काला। तो सुख तालाब, जंगल तालाब, काला तालाब, ये सारे आपके रणथंभौर वाले हैं। जहाँ टाइगर और टाइग्रेस हैं, वो गर्मियों के अंदर अखलेटियां करते हैं ना, बैठे रहते हैं अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो होते हैं वो इन साइट पे जाके उनकी फोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो वो मोस्टली इन तालाब के आसपास ही बनाते हैं। जैसे बीच में ये था मछली T16 मछली बागेन है, उसने भी इन तालाब के नजदीक एक शिकार किया था मगरमच्छ का, जिस कारण उसको एक टाइटल मिला था क्रोकोडाइल किलर। और उसी के वंश के अंदर बाद में एक टाइगर एरोहेड थी क्या, जिसके भी डेथ हुई है। तो एरोहेड जिन्होंने, कहा जाता है कि उसके बारे में रणथंभौर से अब खबरें आ रही हैं, डेथ से 2 या 3 दिन पहले उसने भी मगरमच्छ का शिकार किया है। हालांकि कैंसर से पीड़ित थी, तो टाइग्रेस की अभी डेथ हुई है अभी। और उसी की आगे वाली पीढ़ी में रिद्धि सिद्धि टाइग्रेस भी हैं। और अभी बीच में वो एक रणथंभौर जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास में, उसी की पीढ़ी की अवनी, अवनी टाइग्रेस जिसने वो शिकार किया था ना रेंजर का। तो उसके बाद में एक और हो गया क्या? तो हो ही रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से बीच में एक बच्चे का शिकार कर लिया था। अपनी दादी के साथ आ रहा था ना, अचानक वो टाइग्रेस आ गई थी, बाद में वो लोग भागने लग गए। और टाइगर को भागता व्यक्ति अपना शिकार दिखाई देता है। तो इसका मीनिंग वो अपना टेरिटोरियल एरिया बना रही थी, अपना प्रभाव क्षेत्र बना रही थी वह। कई बार टाइगर है वो उस एरिया के अंदर इसलिए आता है क्योंकि उसके अपने जोन के अंदर जीव कम हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे मानो जो आवासीय क्षेत्र हैं, उनके आसपास आना स्टार्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि जीव नहीं तो इस जीव को निपटाओ, जिसने हमें निपटाया है, जंगलों को निपटाया है। हालांकि बाद में उन बाघों को हम आदमखोर का दर्जा देते हुए या तो गोली मार देते हैं, या फिर बाद में उनको हमेशा के लिए किसी जू या जंतु वाले में ले जाके और बंद पिंजरे में रखते हैं। फिर बाद में जो भी आता है तो उसको कहते हैं कि इसने 5 आदमियों को मारा है, वो वाला टाइगर ये बंद है। T24 इसके लिए प्रसिद्ध हुआ था बीच के अंदर, जिसको आदमखोर टाइगर कहते थे, जिसके क्षेत्र में कई बार लोगों की डेड बॉडीज मिली। फिर अनुमान लगाया गया इस साइड में कि T24 है, वो लोगों को निपटा रहा है रणथंभौर के अंदर। फिर उस बाघ को वहां से पकड़ के और उदयपुर जू में रखा गया था, और T24 में चला गया। 2024 में डेथ हो गई है। जैसे T16 में चली गई 2016 के अंदर। तो ऐसा नहीं होता कि जो टाइगर जिस साल में मरता है उसको T16 बोला गया, T24 बोला गया। नाम पहले होते हैं, जानने के बाद नहीं होते। तो ये तालाब रणथंभौर वाले हैं, ये थोड़े से ध्यान रखना, ये अच्छे क्वेश्चन है। बाकी तो सामान्य सा क्वेश्चन आता है तालाब में कि राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन तालाब या टैंक ये किस क्षेत्र में इरिगेशन में अधिक काम में लिए जाते हैं? तो सिंचाई के तौर पे भीलवाड़ा में अधिक काम में आते हैं। और तालाब सिर्फ इसी में क्राइटेरिया समय का, बाकी समय का क्राइटेरिया किसी में ही नहीं है। ना जोड़ में पानी का क्राइटेरिया है समय का, कि 4 महीने होना चाहिए, कितने एरिया में होना चाहिए। तो एरिया और समय दोनों क्राइटेरिया सिर्फ किस में है? तालाब में। तो इसका मीनिंग जब समय दे दिया गया तब तय है तालाब ही होगा, जब एरिया दे दिया गया तो भी तालाब ही होगा। फिर इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी बताए थे मैंने। एक झालरा बताया था। तो झालरा में तो सिर्फ एक कीवर्ड याद रखना, आयताकार। ये रेक्टेंगल शेप में होते हैं।
आयताकार आकृति में, और आपको बताया था कि इनका मुख्य उद्देश्य स्नान या एज ए बाथिंग के रूप में इनका निर्माण किया जाता है, जहाँ धार्मिक रीति रिवाज के स्नान किए जाते हैं, नहाने के काम में आते हैं। तो आयताकार आकृतियां जहाँ स्नान के लिए, जिनको काम में या धार्मिक रीति रिवाज के स्नान या बाथिंग के लिए जिनका यूज किया जाता है, ये हालांकि अपने जिस स्थान पे बने होते हैं उसके वाटर डिपेंडेंसी किसी डैम के ऊपर हो सकती है, पास में कोई बांध बना हुआ, उसका अतिरिक्त पानी इसमें सप्लाई हो सकता है, जो आयताकार स्ट्रक्चर होता है। या हो सकता है कि इसके नज़दीक कोई इस प्रकार की छोटी झील हो, या कोई हो सकता है तालाब हो, कोई ना कोई ऐसा वाटर पॉइंट होगा जिसके एक्सिस वाटर को इसमें कलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान आकृति वाला रखना, मोस्टली ये आता है आयताकार संरचनाओं को जिनका मुख्य उपयोग स्नान के रूप में किया जाता है। एक अपने जो नाड़ी होती है, सॉरी, कोई या जो बेरी स्ट्रक्चर होती है वो भी अपने नज़दीक किसी न किसी वाटर पॉइंट पे डिपेंड करती है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर होता है गोलाकार और कम डीप। यानी गोलाकार और कम गहराई के अंदर जो संरचनाएं बनाई जाती हैं उनको क्या बोला जाता है? कोई ज्यादा डीप में होगा तो कुआं कहलाएगा, कम डीप में। अब इसमें भी एक्सेस वाटर कलेक्ट होता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य पेयजल होता है। तो जल स्रोतों के पास या वाटर रिसोर्सेज के पास, उसमें भी कोई तालाब होगा, जोहड़ होगा, उसके एक्सिस वाटर को एक गोलाकार संरचना में इकट्ठा किया जाता है जिसकी डीप या गहराई कम होती। तो गोलाकार संरचनाएं जिनकी गहराई कम होती है उनको क्या कहा जाता है? बेरी या कोई। अब इसमें यह कंडीशन है इंटरनेशनल बॉर्डर पे सबसे ज्यादा बने हुए हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी देता है एग्जामिनर, इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास कौन सी परंपरागत तकनीक? तो कई बार अपने को लगता है जैसलमेर में खड़ीन है, तो खड़ीन आंसर नहीं होगा इसमें। इंटरनेशनल बॉर्डर पे वाटर कंजर्वेशन के लिए सबसे अधिक बनी हुई तकनीक है वो कुई या बेरी है। तो पश्चिमी राजस्थान बीकानेर जैसलमेर के स्टूडेंट्स के नाम ये सुने हुए भी हैं अपने रीजनल या स्थानीय जगह पे कि बेरी या कोई। खड़ीन तो ज्योग्राफी पढ़ते हो तब सामने आता है। अच्छा, खड़ीन भी किसी परिवार ने या किसी स्थान से आने वाले ब्राह्मणों ने बनाई थी, तो पाली से जो जैसलमेर में शिफ्ट हुए थे जिनको हम कहते हैं पाली वाले ब्राह्मण, तो पाली वाले ब्राह्मणों की जो स्ट्रक्चर या वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स है वो, इस बार आरएस प्रीलिम्स में आया था ये क्वेश्चन कि पाली वाले ब्राह्मणों की जल संरक्षण तकनीक को पश्चिमी राजस्थान में क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। तो पालीवाल शब्द आते ही हम समझ जाएंगे उसमें। और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में वाटर कंजर्वेशन की प्रमुख टेक्निक कौन सी है? तब आंसर रहेगा कुई या बेरी। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम से मुख्य पूछा जाए तब आंसर ये रहेगा, और पालीवाल टाइटल लगा के पूछा जाए तो आंसर रहेगा खड़ी। झील, तो झील अपने आप में एक वाटर बेसिन होता है। वाटर बेसिन यानी पानी जहां रुका रहता है, तो वहां तो जोड़ भी ऐसा ही होता है, लेकिन इनकी डेफिनेशन को इसी तरीके से बताया गया कि एक वाटर बेसिन जो चारों ओर लैंड पार्ट से कवर होता है, चारों ओर जमीन से घिरा होता है, उसको लेक कहते हैं। आइलैंड और लेक की डेफिनेशन अपोजिट होती है। आइलैंड या द्वीप किसको कहते हैं? जैसे भारत के निकटतम द्वीप है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप। तो एक ऐसा लैंड पार्ट जो चारों ओर वाटर पोर्शन से कवर हो उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड। एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ होता है उसको आइलैंड या द्वीप कहा जाता है। एक ऐसा वाटर पोर्शन जो चारों ओर लैंड पार्ट से घिरा होता है, जो चारों ओर जमीन से घिरा होता है, उसको लेक कहा जाता है। तो झील और द्वीप की डेफिनेशन अपोजिट होती है। जैसे बीच में आपको बताया था मैंने, गल्फ या बे जो होती है, खाड़ी जो होती है, और जो प्रायद्वीप होता है पेनिनसुलर, इन दोनों की डेफिनेशन अपोजिट होती है। प्रायद्वीप वो होता है एक ऐसा लैंड पार्ट जो तीन और पानी से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। और खाड़ी उसको कहा जाता है एक ऐसा जलीय भाग जो तीन और लैंड पार्ट से घिरा हो। तो एक तीन और लैंड पार्ट से घिरा होना चाहिए और एक तीन और से वाटर पोर्शन से घिरा होना चाहिए। तो जैसे भारत की स्थिति प्रायद्वीपीय स्थिति है, क्योंकि उसके पश्चिम में पानी है, पूर्व में पानी है, सदन में पानी है। इस कारण भारत को कहा जाता है भारत एक प्रायद्वीपीय राष्ट्र है, एक प्रायद्वीपीय देश है। तो ये तीन और वाटर पोर्शन से कवर है। तो सिर्फ इसमें डेफिनेशन तो कोई नहीं पूछता, सब्जेक्ट में पूछते हैं। झील में ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध भौतिक प्रदेश कौन सा है, तब आंसर रहता है अरावली। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा झील अरावली के अंदर। अरावली में मैंने पॉइंट लिखवाया भी था आपको कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है, सभी नदियों का नहीं होता।
तो मोस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ राजस्थान ओरिजिनेट फ्रॉम अरावली रीजन। तो जैसे बड़ी नदियां चंबल है वो अरावली से नहीं आती, विंध्यन से आती। माही नदी है, माही अरावली से नहीं आती, विंध्यन माउंटेन से आती। तो सभी नदियां आ जाएगा तब तो स्टेटमेंट गलत। तो नदियां अरावली से अधिक आती हैं तो तय है झील अधिक कहाँ होंगी, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम अधिक एक्टिव होता है, जहाँ नदियां अधिक उद्गमित होती हैं झील वहां अधिक बनेंगी। तो अरावली में अगर नदियां अधिक हैं तो झील भी इनके निकटतम अधिक होंगे। और जहाँ झील और नदियां अधिक होती हैं वहां पे वेजिटेशन और वनस्पति क्या होती है, अधिक होती है। जहाँ वनस्पति अधिक होती है वहाँ बायोडाइवर्सिटी, जीवों की विविधता वहाँ अधिक पाई जाती है। जहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है वहाँ सिडवल ट्राइब्स या जनजातियां अधिक पाई जाती हैं। तो ये सारी विशेषताएं अपने अरावली अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे अपनी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अरावली में भी लिख चुके हैं झील अधिक है, झीलों में भी लिख चुके हैं कि अरावली में अधिक है, जिसमें मुख्य जिला उदयपुर है। वेजिटेशन टॉपिक हम पढ़ेंगे, फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वन पढ़ेंगे हम उदयपुर के अंदर, क्योंकि राजस्थान में अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार किस जिले में, उदयपुर में। हाइट उसकी सिरोही में ज्यादा है, लेकिन उसका ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा कहाँ फैला हुआ है। तो दो इफेक्ट होते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ अरावली तो वो तो हमें पता है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर जहां पर हाइट वहां सबसे ज्यादा है सिरोही के अंदर। और एरिया मैक्सिमम एक्सटेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट, कि क्षेत्र उसका सबसे ज्यादा किस जिले में फैला हुआ है, तो आंसर रहेगा उदयपुर। तो दो क्वेश्चन होते हैं, अरावली का विस्तार उदयपुर में है और अरावली के पास हाइट सबसे ज्यादा सिरोही के अंदर होती है। फिर ये बायोडाइवर्सिटी वन्य जीव वाला टॉपिक आएगा, उसमें भी हम ये बात करेंगे कि अरावली क्षेत्र में सेंचुरी सबसे ज्यादा है। ये अपने जनसंख्या वाले टॉपिक में जब जनजातियों की बात करेंगे कि एसटी सबसे ज्यादा राजस्थान में उदयपुर में है। कारण क्योंकि जहां वन अधिक होते हैं वहां जनजातियां अधिक होती हैं, एज ए परसेंटेज नहीं, काउंटिंग के तौर पे। तो जनजाति राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा है, उदयपुर में अधिक। कारण वनस्पति अधिक होना। भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश में। कारण भारत में वनों का विस्तार सर्वाधिक एमपी में। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेवेंट होती हैं, जहां फॉरेस्ट या वेजिटेशन अधिक होती है वहां ट्राइब्स जनजातियां अधिक होती हैं। तो झील वाले में ये सामान्य सा पॉइंट अपने को अरावली में अधिक होती हैं। जिला अगर पूछें तो वो आपको ध्यान है लेक सिटी उदयपुर आंसर रहेगा। लेकिन अगर कंडीशन चेंज कर दें कि राजस्थान में खारे पानी की झील कहाँ पे अधिक है, ब्राइन वाटर लेक्स, तो खारे पानी के अकॉर्डिंग, ब्राइन वाटर के अकॉर्डिंग आंसर अपना डे, डेडवाना कुचामन। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर हम नागौर, क्योंकि नागौर की मोस्टली जो ब्राइन वाटर लेक्स हैं वर्तमान में किस में आ गई हैं। तो हो सकता है डेडवाना कुचामन ऑप्शन आ जाए, नहीं है तो फिर आंसर वही नागौर ही मानना है अपने को। तो ये अपना टॉपिक है, लगभग इसके ऊपर कल भी बातें हो चुकी थी। कोई एक आधी ऐसी नई बातों या बावड़ियों के नाम आपने अब नए सुने होंगे, बाकी लगभग पॉइंट अपने हो चुके थे। अब इसमें लास्ट में टॉपिक में आपके दिए हुए हैं मुख्यतः कुछ स्कीम या योजनाएं जो गवर्नमेंट है वाटर कंजर्वेशन के लिए, जल संरक्षण के लिए या जल उपलब्धता करवाने के लिए, वाटर जो सप्लाई है पानी की वितरण के लिए कुछ स्कीम्स चलाती है। उन योजनाओं में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, तो कुछ योजनाएं पुरानी हैं जो सन 2015 से भी पहले की हैं, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2020 या उसके बाद की जो स्कीम्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एग्जामिनर का सबसे अधिक पूछने का जो तरीका होता है इन स्कीम्स का, वो होता है इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे में जो दी हुई रहती हैं उनमें से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इनमें बहुत ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाएं स्कीम में। इकोनॉमिक सर्वे में जो भी नई योजना दी हुई हो वो ठीक से पढ़ के जानिए। तो स्कीम्स या योजनाओं में जो इसमें दी हुई है उनकी एक बार चर्चा करें अगर हम, तो उसमें 2000 के बाद, सन 2000 के बाद 2002 की एक स्कीम आती है जिसका नाम दिया जाता है शव जलधारा योजना। ये अटल बिहारी जी के समय की है स्कीम, 25 दिसंबर 2002 को स्टार्ट की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर रूरल रीजन, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस स्कीम में पूछने दो ही तरीके हैं, या तो सौ जल धारा योजना कब स्टार्ट हुई वो फैक्ट पूछेंगे आपसे, तो आंसर रहेगा 2002। या फिर सौ जल धारा योजना जो शुरुआत की गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, गलत है स्टेटमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जलापूर्ति, यह भी गलत है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, ये बिल्कुल सही है। और एक ऑप्शन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए जलापूर्ति, तो एक ही ऑब्जेक्टिव था, दोनों नहीं थे, तो सिंचाई वाला इसमें सही नहीं करना है अपने को। तो मीनिंग है कि कई बार अपने ग्रामीण तो याद रहता है, लेकिन बाद में पता चलता है एग्जाम में ग्रामीण के नाम से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ग्रामीण इरिगेशन दिया हुआ है, एक ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर दिया हुआ है, और एक ग्रामीण में दोनों ही दिए हुए हैं। तो उसमें मुख्यतः पेयजल आपूर्ति, क्योंकि पेयजल को हमारे प्राथमिकता में रखा गया है। सिंचाई में अगर आप प्रदूषित पानी है, थोड़ा दूषित जल है, तो भी चलेगा। जैसे जयपुर का सीवेज वाटर है, उसको ट्रीटमेंट करके और बाद में ये द्रव्यवती नदी इसमें निकाल दिया जाता है, चाकसू में आगे सिंचाई होती है इस पानी पे। लेकिन हम ये नहीं सुनते कि जो सीवेज वाटर है ट्रीटमेंट करके बाद में लोगों के घरों तक सप्लाई होता है। तो इसका मीनिंग है कि वाटर अगर थोड़ा बहुत प्रदूषित भी हो ट्रीटमेंट करने के बाद, तो उसको हम इरिगेशन में काम में ले सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने को इफेक्ट नहीं कर रहा, हो सकता है इनडायरेक्ट तो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट तो अपने ऊपर उसके भी होंगे, थोड़े बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो क्रॉप्स के माध्यम से आते हैं, तो वो आने सामान्य सी बातें हैं। ऐसे तो हम जो केमिकल डालते हैं, भाई केमिकल फसल में नुकसान ही होता है, उसके न्यूट्रिशंस वगैरह वगैरह होते हैं, पौष्टिकता जो होती है अनाज की कम कर देता है, लेकिन फिर भी डालते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं जो भी अपने सब्जियां हैं या जो अपने फूड ग्रेन खाद्यान्न वगैरह दलहन है, एक तो दालें अनाज जो पहले बनाए जाते थे पकाए जाते थे, तो पकाने के साथ ही अनाज की खुशबू आया करती थी घर में। अब खुशबू रह गई सिर्फ मसालों की, एमडीएच आता है क्या, अब उन मसालों की जो हर सब्जी में डालो और सिर्फ उसी की खुशबू आती, यानी सब्जियों की खुशबू आना बंद हो गई है। पहले जिनके गांव के अंदर घर के आलू हैं खेत के, तो वो आलू को पकाते हैं तो आलू की खुशबू आती, अब नहीं आती आजकल सब्जियों के अंदर। ये मत करना सर, आपकी नाक खराब हो गई, हमें तो अब भी आती है। तो एक तो सौ जल धारा योजना, इसके बाद में लंबे समय तक कोई स्कीम नहीं चलाई गई। फिर राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ स्कीम स्टार्ट की गई हैं, जैसे 2016 में वसुंधरा राजे जी के द्वारा एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, जो अभी अपने भजन लाल जी सरकार हैं उन, यानी बीजेपी गवर्नमेंट है, उसने पुनः उस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है, जल स्वावलंबन योजना। तो ये जल स्वावलंबन योजना जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी, यानी जिसको हम वर्तमान में इसका जो सेकंड पार्ट आ गया जिसको हम कहते हैं 2.0 या 2.0 के नाम से, तो ये 2.0 या 2.0 जो है यानी सेकंड जो प्रोग्राम है, उससे पहले एक प्रोग्राम आया था, ये मैं कह रहा हूँ कि अब स्टार्ट किया वो है, जबकि वसुंधरा राजे जी ने सिर्फ इसी नाम से स्टार्ट किया था, जल स्वावलंबन योजना 2016 के अंदर, 26 जनवरी के जस्ट नेक्स्ट डे। तो 26 जनवरी का नेक्स्ट डे होता है 27 जनवरी, क्योंकि इंपॉर्टेंस 26 जनवरी का ज्यादा है, तो उसे याद रखना, उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट किया गया, तो 27 जनवरी 2016 से स्टार्ट किया गया। सरकार ने यह तय किया गया कि इस कार्यक्रम के तहत जो रेनी वाटर होगा उस रेनी वाटर को कलेक्ट करने का काम करेंगे, हम बारिश के पानी को इकट्ठा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे तालाब है तो तालाब के एरिया को हम पक्का बनाएंगे, तो ताकि पानी है लंबे टाइम तक यूज किया जा सके। जिन क्षेत्रों में नदियां हैं ड्रेनेज है, तो ड्रेनेज या नदियों के पानी को हम छोटे बांध बना के और उनके पानी का यूटिलाइज कर पाए। यूटिलाइजेशन वही होगा या तो सिंचाई में, पेयजल में, या निकटतम कोई भूमि है जिसपे चारागाह डेवलप किया जा सके, ग्रेजिंग लैंड जो है उनको डेवलप करने में यूज किया जा सकता है। तो मीनिंग पानी का जो जो यूज किया जा सकता है किसानों के लिए, आम जन, आम व्यक्तियों के लिए, तो वो या तो पेयजल होता है या सिंचाई होता है, या मुख्यतः चारागाह भूमि है वो विस्तार करने में, यानी पशु संपदा विकास में, या ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करने में, भूजल स्तर को बढ़ाने में। तो ये 3-4 मुख्य उद्देश्य थे इस कार्यक्रम के। तो गवर्नमेंट ने जब इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया और जो उद्देश्य रखे थे वो लगभग साल के एंड तक कंप्लीट कर लिए इन्होंने। जनवरी में जो ऑब्जेक्टिव रखे थे वो दिसंबर तक कंप्लीट हो गए, तो ये दिसंबर में दूसरा चरण लेकर आ गए फिर। तो इसका एक चरण तो जनवरी 2016 में स्टार्ट हुआ, फिर उसी साल का अंतिम महीना, तो ये जनवरी में था, अंतिम महीना कौन सा होता है, दिसंबर, दिसंबर 2016 में इसका दूसरा चरण आ गया। फिर गवर्नमेंट ने इसका जो टारगेट था वो एक साल में पूरा कर लिया, तो दिसंबर 2017 में इसका तीसरा चरण आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम 2018 में चुनाव होने वाले थे, तो दिसंबर में तो इनको पता था दिसंबर में चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा, सरकार रहे न रहे, तो दिसंबर आने से पहले चौथा चरण ले आते हैं। तो अक्टूबर में जैसे ही आचार संहिता लगने वाली थी उसके 2 या 3 दिन पहले इसका चौथा चरण लेकर आई। तो अपने को इसमें ईयर याद नहीं रखने, कौन कौन से ईयर में कौन कौन से चरण आए, अपने को ये काउंटिंग पता होनी चाहिए इसके टोटल चरण कितने हैं।
ये 4 चरणों में चलाया गया था प्रोग्राम। और कहा जाता है कि अफ्रीका में जिन राष्ट्रों में वर्षा कम होती, उन राष्ट्रों में भी इस कार्यक्रम की चर्चा थी। इस कार्यक्रम इसकी तरह वहां पे भी कुछ कार्यक्रम चलाए गए। अपने राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना, तभी तो नई सरकार ने इस कार्यक्रम के सक्सेस होने के कारण फिर से इसको लॉन्च किया है। अब इसको 2.0 या 2.0 के नाम से, यानी सेकंड के नाम से जारी किया है। तो कई बार लगता है सिर्फ फर्स्ट किस में लिखा हुआ है, तो इसमें फर्स्ट नहीं लिखा जाता, लेकिन ये फर्स्ट ही है। जब अकबर के बारे में आप पढ़ते हो तो अकबर जो प्रमुख राजा रहे तो वो अकबर ही है। उसके बाद वाले जो होते हैं उनको अकबर सेकंड लिखेंगे। तो फिर आप पूछते हो सर वो अकबर फर्स्ट कौन था, तो जिनको अकबर पढ़ते हो वो अकबर फर्स्ट ही थे। तो अब इस जल स्वावलंबन योजना है, 2023 में सरकार आई है, तो इन्होंने अपने बजट 2024-25 में नया कार्यक्रम जल स्वावलंबन योजना 2.0 या 2.0 जारी किया है। फिर इसमें इन्होंने कहा है कि हम इस कार्यक्रम का जो टारगेट है वो 2030-31 तक पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इस कार्यक्रम को, सॉरी, ईयर काउंट करवाए हैं इसमें 2024-25 से नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। पहले वाली सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने कार्यक्रमों को 4 चरणों में चलाया था। इन्होंने चरण नहीं बताए, इन्होंने कहा कि हम चरण 2 चलाएंगे और ईयर कितने, 4, 2-2 साल के 2 चरण चलाएंगे। तो नेक्स्ट 4 ईयर्स में और 2 स्टेजेस में या 2 फेज में इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो जो जल स्वावलंबन, जल स्वावलंबन 2.0 है। बजट स्कीम 2024-25 से नेक्स्ट 4 ईयर्स, अगले 4 साल के लिए। तो एक तो ये ध्यान रखना है कितने साल के लिए चलाया गया, 4 साल, कितने चरणों में, 2 फेज या स्टेज में इसको कंप्लीट किया जाएगा, जिसके अंदर टोटल 5 लाख वाटर कंजर्वेशन जो यूनिट्स हैं, पानी को संग्रहित करने वाली इकाइयां, वो बनाई जाएंगी। तो 5 लाख यूनिट जो बनाई जाएंगे, उसमें इन्होंने कहा कि हम बजट, जो बजट है इसके लिए 11,200 करोड़ रुपए का जो बजट है वो प्रोविजन रख रहे हैं। तो 11,000 करोड़, 11,200 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा है, इस इतना बजट का प्रोविजन इसमें रखा है। और इन्होंने कहा 2 चरणों में चलेंगे, जिसमें प्रथम चरण में राजस्थान की 349 पंचायत समिति, जैसे ग्रामीण स्तर होता है सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर होती है पंचायत समिति। तो इन्होंने कहा कि 349 पंचायत समितियां होंगी, जिसमें गांव कितने शामिल रहेंगे, 5135, लगभग 5,000 के आसपास। तो पंचायत समिति के आधार पे पूछा जाए तो काउंटिंग है 349, और गांवों की संख्या अगर पूछी जाए लगभग 5135, यानी लगभग 5,000 के आसपास ये गांव इसमें शामिल होंगे। और प्रथम चरण में पूछा गया कि बजट कितना रहेगा, कि बजट रहेगा 3500 करोड़ रुपए। और फिर पूछा गया कि राजस्थान में क्या जल स्वावलंबन, यानी जो पानी को इकट्ठा करना, संग्रहित करना, ये हर जगह होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हर जगह कमी नहीं है पानी की। ये हमारा उद्देश्य रहेगा कि अगले 4 साल में ऐसा हम राजस्थान के 20,000 गांवों को टारगेट करेंगे इसमें, 20,000 गांवों में। और लगभग 5 लाख वाटर यूनिट बनाई जाएंगी। तो इसका मीनिंग प्रत्येक गांव में बहुत सारी यूनिट बनेंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं ना, गांव में कई जोहड़े होते हैं अलग अलग एरिया में, यानी जो ग्रेजिंग लैंड होती हैं, चारागाह भूमियां होती हैं, उनमें सब में इस प्रकार के कहीं तालाब बना दिए जाएंगे, कहीं जोड़े बना दिए जाएंगे, कहीं कृत्रिम जलाशय बना दिए जाएंगे। यानी जिन गाँव में नहीं है वहाँ कृत्रिम या आर्टिफिशियल बनाए जाएंगे। और जिन गाँव में ऑलरेडी पहले से बने हैं उनको रिवाइवल किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा। यानी जिनमें धीरे धीरे वाटर सोर्स आना बंद हो गया है या उस ड्रेनेज को हमने रोक लिया है, उसमें पानी भरा जाएगा। तो आप ये इसमें डिवाइड करके देख लो, एक एक गांव में कई यूनिट बनेंगे। अब ये 20,000 गांव में काम होना है, 20,000 गांव में अगर एक गांव में दो भी काम हो तो टोटल 40,000 यूनिट बने। तो यहाँ 40,000 नहीं, यहाँ 5 लाख यूनिट की बात हो रही।
तो इसका मीनिंग है जल स्वावलंबन सेकंड कार्यक्रम है, उसमें वाटर कलेक्ट करने के लिए कितने यूनिट्स इकाइयों को सर्जित किया जाएगा, बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो 5 लाख यूनिट्स को कंस्ट्रक्शन होगा। कितने गांवों में होगा? 20,000 गांव में। बजट कितना होगा? लगभग 11,200 करोड़ का बजट होगा। फिर इन्होंने पूछा कि प्रथम चरण में बताइए। तो हम कहते हैं प्रथम चरण में तो देखो 20,000 गांव तो नहीं है, लेकिन कितने गांव रहेंगे? लगभग 5,000 गांव। यानी जो टारगेट है उसका लगभग 1/4 पार्ट, लगभग 25% टारगेट रखा है। फिर कहा कि बजट कितना होगा? तो बजट टोटल तो 11,200 करोड़ है। जो जगह जगह जयपुर के अंदर ये होर्डिंग लगे हुए हैं, इन होर्डिंग्स पे भी लिखा हुआ है जगह जगह कि राजस्थान के प्रथम चरण में लगभग 3500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो मुख्य बजट जो लगभग 11,000 करोड़ से भी ऊपर का है, तो उसका लगभग 1/3 से भी ऊपर का पार्ट है, लगभग 35-40% हिस्सा पहले में खर्च होगा। इसका मीनिंग इसका जो सेकंड चरण आने वाला जो चरण है, 2 चरण ही है इसके, तो सेकंड चरण कहीं बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ 5,000 गांव है। तो मीनिंग जो रुके हुए लगभग 14,900 के आसपास जो गांव है वो सेकंड स्टेज में काउंट किए जाएंगे। तो इसमें कुछ फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। एक तो कितने वर्षों के लिए, कब स्टार्ट हुआ बजट 2024-25। हालांकि जल स्वावलंबन कार्यक्रम पहले वाला भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, 2021-22 तक के एग्जाम में भी पूछा है कि राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना कब से स्टार्ट हुई थी। और उसमें 16 के 2 टाइम पीरियड देते हैं, जनवरी 2016 में या दिसंबर 2016 में। तो हम पढ़ते हैं तब दोनों ही सामने आते हैं कि दिसंबर में उसका दूसरा चरण आया था। तो आंसर रहेगा जनवरी 2016 के अंदर। तो राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना कब की है? 2016 की। जल स्वावलंबन योजना 20 कब की है? 2024-25। जो नई गवर्नमेंट 2023 के लास्ट में आई है उसने सेकंड स्टेज स्टार्ट, सॉरी सेकंड जो 2.0 स्टार्ट किया है सर। हाँ जी, कल इंटरनेशनल योगा डे है। तो दुख की बात यह है छुट्टी नहीं है आपकी, और इंटरनेशनल योगा डे पे और आप पार्टिसिपेट करने के लिए आना चाहें, मुख्यमंत्री जी के साथ योगा करना चाहें, तो सुबह 6 बजे स्प्रिंग बोर्ड के सामने से, और स्प्रिंग बोर्ड की टी शर्ट में आना जरूरी है। तो टी शर्ट्स पहन के आए। और बस सेवा आपको मिलेगी यहाँ जो सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर नियर विधानसभा, उसके पास में ले जाके आपको छोड़ेगी, और वहां पे आप योग दिवस का आनंद लें। और स्प्रिंग बोर्ड मेन बिल्डिंग, रिद्धि सीधी। तो बस सर्विस सुबह 6 बजे। तो आपका दोपहर 1 बजे वाला बैच है, तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपकी आंखें कईयों की 10 बजे खुलती होंगी, कईयों की 9 बजे खुलती होंगी, और कईयों के तो यूं लगता है कि दोपहर हो गई अब जाना ही पड़ेगा, अब तो तभी खुलती होंगी। व्यक्ति के जीवन में आलस्य जरूरी है क्या? जरूरी है। आलस्य नहीं होता तो व्यक्ति प्रगति नहीं करता। ग्रामीण क्षेत्र में मेहनती लोग थे जो अपने पशुओं से खेत को जोतते थे, और नहीं तो जिनके पास पशु नहीं होते तो एक ये लगता ही घर में ये भाई बलवान है तो ये आगे पकड़ के चल सकता है, पीछे एक व्यक्ति उसको। इसका मीनिंग है कि लोगों से भी हल जोते गए। तो व्यक्ति ने प्रगति क्यों की? परेशान हो रहा था, उसको ये चाह रहा था भाई शांति कैसे हो, तो उसने टेक्निक्स को बढ़ाया, तकनीक को बढ़ाया, तकनीक को बढ़ाया, तो व्यक्ति धीरे धीरे आलसी हो गया। पहले आप याद रखो, बचपन में आप लोगों को अपने रिश्तेदारों के फोन नंबर और मुख जबानी याद रहा करते,
भाई आपसे पूछते भाई तेरे मामा जी के फोन, तो आप तुरंत बताते कि लास्ट में इस फोन नंबर में ये है। फिर पूछते चाचा जी के फोन नंबर की, चाचा जी वाले ये है। अब आपको खुद का फोन नंबर भी ये देखना पड़ता है रिचार्ज करवाने के लिए कि मेरा नंबर कितना है। क्यों? क्योंकि अपने नंबर 3 है, घर वालों के लिए अलग है, रात के लिए अलग है, और ऑफिशियली अलग है। तो ये तो हो गए अपने जल स्वावलंबन। ये जल स्वावलंबन 2.0 या 2.0 यानी सेकंड। अब जैसे कि मैंने 2016 वाला आपको बताया था, इसका अंतिम चरण कब स्टार्ट हुआ? 2018 के चुनाव से पहले। यानी ये कितने चरणों में चला था पहले वाला? 4 चरण में। और ये सेकंड वाला 2 फेज में ही चला, 2 चरण में ही चलेगा। दूसरा हालांकि स्टार्ट नहीं हुआ अभी, तो 24-25 और 25-26, 26 के बाद स्टार्ट होगा। अब जैसे ही 18 में यहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई, 18 से लेके 2023 तक कांग्रेस गवर्नमेंट रही। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जल स्वावलंबन कार्यक्रम का अंतिम चरण चल रहा है, वो चलने दो। वो जैसे समाप्त हो गया, यानी 18 में चला होगा, लास्ट में गवर्नमेंट आई। और फिर जैसे ही 19 के अंदर उन्होंने अपना बजट जारी किया, तो उन्होंने कहा कि देखो पानी इकट्ठा करने का काम राजीव गांधी जी करेंगे हमारे। अशोक गहलोत जी ने कहा कि अब टाइटल हम इस योजना में क्या लगाएंगे? राजीव गांधी। तो इन्होंने फिर योजना का नाम रखा राजीव गांधी जल संचय योजना। संचय का मीनिंग है पानी को कलेक्ट करना। स्कीम में बाकी एज इट इज नाम यही लिखा जाता है। तो राजीव गांधी जल संचय स्कीम या योजना, इसमें भी उद्देश्य लगभग वही था, पानी को कलेक्ट करना, ग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करना, इरिगेशन वाटर सप्लाई करना, और लोगों के लिए मुख्यतः पेयजल आपूर्ति के रूप में पानी की सप्लाई करना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ग्राउंड वाटर इम्प्रूवमेंट और इरिगेशन में पानी का यूज करना। तो उद्देश्य लगभग इन कार्यक्रमों के एक जैसे ही है। ईयर कब है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जल संचय योजना, राजीव गांधी जी का जो जन्म दिवस होता है अगस्त मंथ, उस समय ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था अगस्त 2019 के अंदर। हमने इधर ये कार्यक्रम स्टार्ट किया लगभग 20 अगस्त 2019 को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस समय एक स्कीम लेकर आए थे भारत के अंदर कि हर घर जल, हर घर जल या हर नल जल, ग्रामीण क्षेत्रों में एक योजना स्टार्ट की थी जिसको हम जल जीवन मिशन कार्यक्रम भी कहते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए भी एक योजना आई हुई है पहले, 2017 में गवर्नमेंट ने जारी की थी कि देश के प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक गांव तक, इसका मीनिंग गांव, घर और परिवार तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना अनिवार्य है। और ये मुख्यतः वहाँ के IN JN साहब हैं, वो रिपोर्ट लेंगे कि इसके घर के आगे मीटर नहीं लगा हुआ। अब ऐसा नहीं कि व्यक्ति रहता ही शहर में हो तो मीटर लगा के आना जरूरी है, पूछना है पहले घर में कोई है क्या, और है तो बाद में बिजली कनेक्शन क्यों नहीं है। तो फिर वो बताएगा कि भाई BPL हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसके घर के आगे भी मीटर की लगवाना चाहते हो बिजली, कि लगवाना चाहता हूँ, कि लगवा क्यों नहीं पा रहे हो कि फाइल का चार्ज बहुत ज्यादा है, तो उसके फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली का कनेक्शन लगा के आना है। तो ऐसी योजनाएं पहले हम इलेक्ट्रिसिटी में भी ला चुके हैं। हालांकि ये नहीं होगा कि सरकार उसको हमेशा मुफ्त में बिजली देगी, बिजली वो जितना खर्चा करेगा पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके कनेक्शन का कोई पैसा नहीं होगा। फिर उससे पूछेंगे कि ठीक है कनेक्शन हमने दे दिया, वायरिंग लाके 4-5 जो बल्ब वगैरह के लिए कुछ होल्डर वगैरह लगाओ, तो वो लग जाए तो हमें बता देना, क्योंकि हम 5 LED बल्ब भी लगा के जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो लग जाए तो उसके बाद में ऊपर जो हुक वगैरह हैं उसके लिए फैन के लिए एक व्यवस्था और करवा लेना, एक फैन भी फ्री में देके जाएंगे। और फिर जाते जाते ये पूछेंगे लाइट चली जाए तो सामने वाला गए मौज ही मौज, कि नहीं मौज नहीं हो, टॉर्च लो, टॉर्च से जला लेना। तो लास्ट में एक टॉर्च भी उपलब्ध करवाएंगे। तो ये सुविधाएं उसके अंदर थी। तो राजीव गांधी जल संचय योजना है, ये 2019 की है। तो सिर्फ यही है, उद्देश्य वही थे, बस मुखौटा नया है, शब्द अलग है राजीव गांधी। तो इस नाम से आ जाए तो आंसर आपका क्या रहेगा? अगस्त 2019। सरकार ने क्या किया कि इसको कुछ समय तक चलने दिया, इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा योजना के बारे में। फिर इनको लगा कि खूब दिन हो गए, अब चलते चलते इसको 2022 तक,
कि क्यों नहीं 2023 में इसका दूसरा चरण ले आए। तो जिस साल दूसरा चरण लाए सरकार उस साल ही चली गई। तो इसका दूसरा चरण ये जल दिवस के दिन ही लेकर आए थे। इंटरनेशनल वाटर डे किस दिन होता है? 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस होता है। 22 मार्च 2023 में इसका दूसरा चरण आया था। तो इसका मीनिंग है कि जल स्वावलंबन योजना है ये 4 चरणों में चली थी। राजीव गांधी जल संचय योजना ये 2 चरणों में चली है। इस बार वापस से इसके बाद में ये जैसे समाप्त हुआ उसके बाद में 2024-25 के बजट में फिर जल स्वावलंबन योजना आई। ये वापस कितने चरणों में? 4 चरण, सॉरी 2 चरण, 4 साल और 2 चरण में कंप्लीट होगी। तो ये 4 चरण, ये 2 चरण और ये भी 2 चरणों में कंप्लीट। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन ये मोदी जी ने कार्यक्रम 15 अगस्त 2019 यानी जिस महीने राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना जारी की उसके 5 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 अगस्त को जल जीवन मिशन या हर घर नल या हर घर जल वो वाली योजना स्टार्ट की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक तो था ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति। तो ये कहीं ना कहीं वो दिख रहा है अटल बिहारी जी का स्वजल धारा योजना। कब की थी? 2002। पहली स्कीम यही तो थी। इसका उद्देश्य क्या एज इट इज वही है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर रूरल एरियाज। तो इसका मीनिंग उसी स्कीम को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। उस समय हमने इतने बड़े स्तर पे टारगेट नहीं बनाए, इतने स्थानों को लक्ष्य नहीं रखा, हमने ये नहीं बातें की कब तक ये अचीव करेंगे, इसमें सब बातें हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फंडिंग कितना करेगा इन सब की उस समय चर्चा नहीं थी। अब फंडिंग का तरीका भी गवर्नमेंट ने बताया कि हम पैसा कितना देंगे इसमें। तो जो जल जीवन मिशन है एक तो स्टार्ट कब हुआ ये इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त 2019 में स्टार्ट हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और प्रति व्यक्ति के आधार पे 55 लीटर पानी की जो अनिवार्यता रखेंगे, करें कि प्रति व्यक्ति जो लगभग हम प्रयास करेंगे प्रति व्यक्ति के ऊपर 55 लीटर पानी की उपलब्धता दी जाए। यानी प्रति व्यक्ति तक कम से कम इतनी अप्रोच हो जैसे अपने घर में 20 से 25 लीटर वाली पानी की बकेट होती है, बाल्टी होती है, तो एक व्यक्ति के हिस्से में लगभग 3 बकेट कम से कम हो। अब ये तो नापना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि घर में नल आ रहा है और पड़ोसियों के घर में 2 ही जने हैं और अपन जाके उनके घर नल को बंद कराएं कि 110 लीटर आ चुका है बंद करो। कि क्योंकि हमारे यहाँ इधर 7 सदस्य हैं तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा आएगा, तुम्हारे यहाँ टैंक में कम ही पानी डलने देंगे। लेकिन सरकार कह रही है टोटल पॉपुलेशन है उसके आधार पे, प्रति व्यक्ति के घर पे तो जाके नल बंद नहीं कर सकते आप, और ये सप्लाई वहां पे फीड भी नहीं हो सकती। भाई इतना डिजिटलाइजेशन अपने नहीं हुआ है कि भाई फलाने के घर में इतनी वाटर यूनिट, उसके बाद में इसका नल बंद हो जाना चाहिए। 2 जने हैं तो 110 लीटर ही जाना चाहिए। तो मीनिंग है कि ये जितनी भी जनसंख्या उस जनसंख्या का एवरेज निकाल के बताया कि उसमें पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति तक कितनी होगी, 55 लीटर पर डे का बताया, ये महीने का नहीं है, 55 लीटर पर डे ये अवेलेबिलिटी इसमें करवाएंगे। फिर गवर्नमेंट से पूछा कि ऐसा कब तक कर लोगे। तो सरकार का पहला आंसर था कि ये जो लक्ष्य हमने रखा है ये हम 2024 में कर लेंगे। तो 24 चला गया क्या? चला गया, 25 चल रहा है। तो जैसे ही 24 जाने वाला था तो सरकार से फिर पूछा, कर लिया? सरकार ने कहा कि 80% कर लिया। मीनिंग है कि इस स्कीम के तहत मोस्टली ग्रामीण क्षेत्रों में और अपने घरों तक कनेक्शन पहुंच चुके हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो 20% काम है वो कि उस 20% में ही जोर आएगा, क्योंकि 60-70% तो ऑलरेडी पहले से भी कवर था। भाई आप में से ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति ऐसे कौन कौन है जिनके घर पे पानी की सप्लाई नहीं थी? पानी की सप्लाई नहीं थी तो मीनिंग इतने ही हाथ हैं जो 20% भी नहीं है। तो इसका मीनिंग है सरकार ने जो ऑलरेडी पहले से हो रखा था
उनको भी काउंट किया है और खुद की तरफ से भी काम और किया है। तो वो कह रहे हैं कि 80% घरों तक है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कनेक्टिविटी है। तो इसका मीनिंग 20% जो है, तो इसका मीनिंग उन्हीं गांवों तक अप्रोच नहीं है जहां तक पॉसिबल भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि वहां तक पहुंचने में हमें अगले 4 साल और लगेंगे यहाँ से। तो अब इन्होंने टारगेट ईयर चेंज करके कितना कर दिया है, 2028। तो शुरुआती लक्ष्य ये जो रखे थे इन्होंने, ये 2024 के लिए रखे, लेकिन नीचे लक्ष्य लिखा हुआ है कि इन लक्ष्यों को अब 2028 तक समय सीमा इसकी बढ़ा दी है इन्होंने। फिर इसमें पूछा कि बजट कितना देंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें हम बजट देंगे 50%, केंद्र इसमें 50% जो भी खर्च आएगा उसका, और बाकी जिस स्टेट में ये व्यवस्था की जाएगी वो स्टेट को भी 50% पे करना होगा। नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी राज्यों ने पूछा कि हमारा क्या होगा, कि हमारे पास तो फंडिंग और बजट रेवेन्यू कम रहता है हमारे पास। तो इन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करें, केंद्र आपको 90%, और मोस्टली स्कीम में 90 देते हैं पहाड़ी राज्यों को, तो केंद्र 90% और पूर्वोत्तर स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट 10%। यानी ये शब्द लग गया ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तब आंसर यही रहेगा 10%, बाकी 90 सेंटर। और जो यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटोरियल स्टेट्स, तो यूटीज के लिए सेंटर ने कहा कि वो तो अपने ही हिस्सा, अपना ही पार्ट है, तो उसमें 100% फंडिंग हमारा ही रहेगा। तो केंद्र शासित राज्यों के अंदर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र और पूर्वोत्तर राज्य जिनके पास फंडिंग या उनका रेवेन्यू कम कलेक्ट होता है, जिनके पास पैसा ही कम रहता है राज्यों के पास, उनको 90%, खुद वो राज्य को 10%। सामान्य जब पूछा जाए कि राज्य और केंद्र का योगदान कितना रहेगा, तो आंसर 50-50 देना है। जब तक ये कंडीशन ना दे और जब तक ये कंडीशन ना दे तब तक आंसर 50-50 ये वाला ही आना चाहिए, कि सर कोई भी कंडीशन नहीं दें, सिंपल पूछा जाए केंद्र राज्य का योगदान कितना है, तो 50-50 है। केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों का योगदान कितना है, तो 90-10 है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितना है, तो यूनियन टेरिटोरियल्स के लिए है 100% सेंटर फंडिंग। केंद्र शासित को चवन्नी नहीं देनी, एक पैसा भी नहीं देना है। तो ये स्कीम या योजना क्या समझ में आ गया? पेयजल के लिए कनेक्शन देना है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कितनी होगी? 55 लीटर पर डे, 55 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाएगा प्रति व्यक्ति को। टारगेट ईयर क्या है? 2028। 24 पहले था, इसमें लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इसमें टारगेट ईयर बढ़ा के कितना कर दिया है, तो 2028 को हाईलाइट कर लेना। शुरुआत में 2024 था। तो ये 2019 के दो कार्यक्रम हो गए ना, एक 15 अगस्त 2019 जल जीवन मिशन कार्यक्रम, और एक अपना स्टेट गवर्नमेंट है उसने स्टार्ट किया था 20 अगस्त 2019 से, राजीव गांधी जल संचय योजना, और ये वाला अपना जल जीवन मिशन। फिर 2019 के लास्ट में, दिसंबर 2019 के लास्ट में अटल भूजल योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया कि हम अटल भूजल योजना है वो लेकर आ रहे हैं। ये अटल बिहारी जी के जन्म दिवस पे अनाउंसमेंट हुआ था। तो लोगों ने पूछा कि कब लेके आ रहे हो, कि नए बजट के साथ, कोरोना आएगा तब। हालांकि तब तक सरकार को नहीं पता था कोरोना भी आएगा, लेकिन ये दिसंबर अटल बिहारी जी के जन्म दिवस पे अनाउंसमेंट हो गया था इसका। लेकिन इसको रिलीज योजना को शुरुआत की गई वित्त वर्ष के साथ। तो यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है, तो फिनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा इसके बाद? 1 अप्रैल 2020 को। तो इस योजना की स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2020 से होती है, अटल भूजल योजना। और नाम से पता लग रहा है ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करना है, अटल भूजल योजना। तो ग्राउंड वाटर को लेके स्कीम है, जिन राज्यों में जमीनी पानी कम है, ग्राउंड वाटर कम है, उन राज्यों के ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करना या बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें टारगेट किए गए देश के कुल 7 राज्यों को। अब 7 राज्यों में एक राजस्थान भी था, तभी अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में तो पढ़ रहे हैं स्कीम। अब राजस्थान शामिल था, राजस्थान के इसमें कितने जिले शामिल थे? 16। अब आजकल 16 आ गए हैं, पहले इसमें लिखा हुआ था 17 जिले। पहले यह था कि देश के 7 राज्यों में चलेगी और राजस्थान के कितने जिलों में चलेगी,
तो देश के 7 राज्यों में और राजस्थान के कितने जिलों में? 17 जिलों में इसको टारगेट किया गया है। तो इसका मीनिंग है स्कीम राजस्थान के सभी जिलों में नहीं चलेगी। जिन जिलों में ग्राउंड वाटर ठीक है तो उनमें क्यों चलाई जाएगी? क्योंकि मुख्य उद्देश्य ग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करना है, जमीनी पानी को इम्प्रूव करना है। तो जिन जिलों के अंदर स्थिति बेटर नहीं है, जहां ग्राउंड वाटर है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं अपन, तो उन जिलों को इसमें टारगेट किया गया, जिसमें पहले 17 आते थे, लेकिन आजकल इकोनॉमिक सर्वे में कितना आते हैं? 16 जिले। और 16 जिलों की पंचायत समितियों के भी नाम सहित इसमें मेंशन है 38। तो वर्तमान में 38 पंचायत समितियों के नाम भी इसमें लिखते हैं आजकल। तो आप तो यहाँ तक ही याद रख लेना, 7 स्टेट्स और 16 डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के 16 जिले इसमें शामिल है। अब 7 राज्य कौन से हैं? तो 7 राज्यों में अपने निकटतम में पंजाब को तो काउंट मत करो, पंजाब के पास खूब सारी नदियां हैं जो इधर से सिंधु में जाती हैं। अधिकांश नदियां अपने इंडिया से, जो पंच महानद बोलते हैं अपन, वो लगभग पंजाब और पंजाब के निकटतम उस एरिया से होते हुए निकलती। तो पंजाब को छोड़ के कितने पड़ोसी बचे? 4। 4 तो वो शामिल हैं, एक हम खुद हो गए, 5। तो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। फिर गुजरात के नीचे 2 कंटिन्यूस काउंट करो, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे बड़ा स्टेट कर्नाटक। गोवा को काउंट नहीं करना है, गोवा पानी पानी में, वैसे भी पानी है और वैसे भी पानी है। तो उसमें ये तो आपको समझ में आ जाएंगे, राजस्थान समझ में आ जाएगा, पंजाब को छोड़ के 4 पड़ोसी समझ में आ जाएंगे, तो 5 तो यहाँ हो गए। उसके बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी गुजरात के बाद कंटिन्यूस 2 और याद रखने। तो भारत के ये वो राज्य हैं। अब आपको ये लगेगा सर ये महाराष्ट्र और कर्नाटक को शामिल करने की कहाँ जरूरत पड़ गई? भाई तटीय राज्य, इनमें पानी की कमी कहाँ है? इनमें पानी की कमी है पश्चिमी घाट के ईस्ट में। यहाँ वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में खूब बारिश होती है, लेकिन उनके ईस्ट वाला पार्ट जिसको अपन कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, रेनफॉल शेडो रीजन, जहाँ कोई माउंटेन्स आ जाता है उसके जस्ट ईस्ट वाले पार्ट में मानसून बारिश नहीं करवा पाता। ये इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप। जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, जहाँ इंडिया में फार्मर्स सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा नहीं होती, जमीन पे उनको बहुत सारा जो किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी प्रोवाइड करवा दी जाती है। और केसीसी प्रोवाइड करवा दी जाती है, इसका मीनिंग किसान को पैसा खूब मिलता है, और किसान वो पैसा लाके साल में वापस जमा भी करवाना होता है। तो पैसा लाके वो टाबरों की शादी कर देते हैं, पड़ोसियों के यहाँ कोई मारुति लेकर आया, किसान उस पैसे को लेकर आता है केसीसी को। तो उस किसान, पड़ोसी के घर, पड़ोसी बिजनेसमैन था, उसकी मारुति को देखकर किसान निकाल के लाता है स्कॉर्पियो एन। इसका मीनिंग है कि वो देख देख में एक दूसरे व्यक्ति को देख के और इतना खर्चा कर देता है, जब लास्ट में जमा करवाने की बात आती तो रिश्तेदारों से पैसा मांगता है वापस, कि थोड़ा पैसा चाहिए, जमा करवाना था, 5 दिन बाद में वापस दे दूंगा। क्योंकि कैसे से एक बार जमा करवाने के बाद दूसरे दिन ही वापस ले आओ उसे। अब रिश्तेदार भी उसकी तरह, रिश्तेदार भी कहेंगे हमें दे, हमें भी थोड़े दिन के लिए ही चाहिए। फिर बाद में उनको लगता है कि दाया बैंक कहीं कोई व्यवस्था नहीं बैठ रही, बैंक वालों के 2-3 नोटिस आ चुके हैं कि जमीन को कुड़क करेंगे, बेचेंगे, बोली लगाएंगे। किसान को लगता है भाई जमीन तो माँ जैसी होती, और फाइनली उसको ये लगता है कि निकल लेते हैं, और अंत में वो सुसाइड करता है। इंडिया में सबसे ज्यादा सुसाइड केस फार्मर्स के द्वारा विदर्भ क्षेत्र में होते हैं। कारण क्यों? क्योंकि वो जो पैसा लेकर आता है उस पैसे को बेटर मैनेजमेंट नहीं कर पाता। मैनेजमेंट करता तो किसान नहीं होता, बिजनेसमैन होता। तो फिर धीरे धीरे उनकी जमीनें बिकती हैं, और जमीनें बिकती हैं तो उनको वो इज्जत की परवाह होती है, और होती है किसान के, जमीन ही उसके लिए सब कुछ होती। तो इस कारण इस प्रकार के केसेस अपने महाराष्ट्र में अधिक होते हैं। इस कारण क्योंकि सूखा क्षेत्र है, और उसमें आमदनी भी इतनी प्राप्त नहीं होती कि जमीन में बहुत अच्छा उत्पादन हो गया और पैसा उसने चुका दिया। तो इसका मीनिंग ना तो मौसम की तरफ तरफ से और ना बेटर मैनेजमेंट की तरफ से, दोनों तरफ से ही वो हार जाता है। तो ये वो एरिया होता है। तो इस कारण ये महाराष्ट्र और कर्नाटक कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। तो राजस्थान का वैसे पूरा एरिया शामिल थोड़ी ना है। राजस्थान के भी कितने जिले शामिल हैं? 16 जिले शामिल किए गए। इसका मीनिंग पूरे स्टेट नहीं, स्टेट के कुछ कुछ पार्ट इसमें शामिल होते हैं। लेकिन अपने से तो वो काउंटिंग पूछेंगे कितने राज्य शामिल हैं? 7 राज्य। राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? 16 जिले। और उसके कितनी पंचायत समितियां? 38 पंचायत समिति इसमें काउंट, ये लिस्ट किए गए हैं उसमें। तो यहाँ तक आपके जो ये 4-5 प्रोग्राम दिए गए हैं, 2002 के प्रोग्राम का नाम क्या है?
स्वजल धारा योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति। वसुंधरा राजे जी के समय कार्यक्रम जनवरी 2016 जल स्वावलंबन योजना। कितने चरण? 4 चरणों में। इस कार्यक्रम के जैसे उद्देश्य थे वैसे ही सेकंड के भी हैं। नई सरकार 23 में आने बाद बजट 2024-25 में जारी किया है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। नाम वही है, जल स्वावलंबन 2.0 या 2.0 नाम दिया गया। फिर इनके बीच में जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी तो कांग्रेस ने कार्यक्रम स्टार्ट किया था 2019 के अंदर। राजीव गांधी जी के जन्म दिवस, जिसको हम अक्षय ऊर्जा दिवस में मनाते हैं, अपने जो रिन्यूएबल एनर्जी डे होता है, नवीकरणीय ऊर्जा दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को। जैसे एक तो होता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, नेहरू जी वाले से 1 महीने बाद। बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर। और 14 दिसंबर को एनर्जी कंजर्वेशन डे। और राजीव गांधी जी का जो जन्म दिवस है 20 अगस्त, तो उस दिन ये स्कीम स्टार्ट की गई, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी डे भी बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा दिवस भी बोलते हैं। तो ये 20 अगस्त 2019 को। और इसी 20 अगस्त को जो है उससे 5 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर घर नल लगाने की बात की, जल जीवन मिशन की बात की। तो वो स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 2019। और ग्राउंड वाटर, जमीनी पानी को इंप्रूव करने के लिए अटल जी को लगाया इन्होंने। अटल जी की डेथ हो गई थी इस समय। तो अटल भूजल योजना, तो अटल जी के नाम को समर्पित किया कार्यक्रम इन्होंने उनके जन्म दिवस के दिन। अनाउंसमेंट हुआ था इंप्लीमेंट नए बजट के साथ 1 अप्रैल 2020। तो इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कई जगह आप देखोगे तो इस स्कीम के बारे में लिखा हुआ है कि 25 दिसंबर 2019 को इस योजना की घोषणा हुई। तो अनाउंसमेंट होता है, वो स्टार्टिंग डेट नहीं होती कभी। तो अनाउंसमेंट तो गवर्नमेंट कभी भी कर सकती। तो इसका मीनिंग है शुरुआत के लिए अलग तिथियां दी जाती। कई कार्यक्रम अनाउंसमेंट के साथ ही स्टार्ट किए जाते हैं कि आज से सरकार ये योजना शुरू कर रही है। तो इसका मीनिंग अनाउंसमेंट स्टार्टिंग है। लेकिन कुछ स्कीम है उसमें अनाउंसमेंट अलग दिन होता है, स्टार्टिंग का अलग डे होता है। तो इसमें ऐसा ही था। तो अनाउंसमेंट इसका पहले है। तो इस कहानी कुछ बुक्स ये लिखती हैं जो कि गलत है। शुरुआत की डेट ये नहीं है, शुरुआत की डेट है 1 अप्रैल 2020। तो मेरे हिसाब से इस डेट को याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, नोट्सों में भी हम ये मेंशन नहीं करते, लिखा हुआ थोड़ा ना ये वाले। हाँ, अटल भूजल योजना में ये बताया जाता है कि ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करने के लिए फंडिंग कौन करेगा। राज्यों से पूछा कि आप कितना दोगे, नहीं है, खाली हाथ है। फिर हमने पूछा कि आप चलाना चाह रहे हो तो आप कितना दोगे, तो सेंटर ने कहा कि 50 तो हम देंगे, 50 हम इधर उधर से उधार लेके आएंगे। कि किससे लोगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जापान से, या वर्ल्ड बैंक से, या IMF से। तो सेंटर की तरफ से जवाब आया इंदिरा गांधी नहर को बनाने वाली संस्थान से, वर्ल्ड बैंक से। तो ये 2021 RS प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। स्कीम कब आई थी? ये 2020 में इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई थी। और 2021 में RS प्रीलिम्स हुआ था, उसमें पूछा गया था अटल भूजल योजना में फाइनेंशियल एजेंसी कौन सी थी। तो आंसर था विश्व बैंक। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक था, या जीका था जापान वाला था, या फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी थी, या फिर वर्ल्ड बैंक था। तो आंसर था वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसके बाद में लास्ट में एक अपने स्टेट वाटर पॉलिसी आती है, राज्य जल नीति। एक नेशनल वाटर पॉलिसी भी है, राष्ट्रीय जल नीति 2012 की है। और हमारे राज्य में जो जारी हो रखी है वो स्टेट वाटर पॉलिसी है। वैलेंटाइन के 4 दिन बाद 18 फरवरी 2010, 2010, जिस समय हमारी फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी भी आई थी। जैसे हमारे जल है तो वन है, और वन है तो जल है, एक दूसरे पे डिपेंड है। और दोनों है तो जीवन है। वो कहते हैं ना, जल है तो कल है। तो जल और वन है तो कल है और जीवन भी है, क्योंकि दोनों पे डिपेंड करता है अपना जीवन। तो जिस दिन हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है, सेम डेट हमारी वाटर पॉलिसी भी है। तो राजस्थान की पहली जल नीति और पहली वन नीति कब जारी हुई थी? सेम डेट है 18 फरवरी 2010। वन नीति फिर वापस जारी हो चुकी है, अभी 2023 में हुई है, सेकेंड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 2024 था, सेकेंड लास्ट ईयर था 2023। और इस बार
जो वन नीति है, वन नीति तो पर्यावरण दिवस को ही जारी हुई है, तो डेट बिना ऐसी डेट है भूलोगे नहीं। पर्यावरण दिवस 5 जून 2023। ये राजस्थान की सेकंड फॉरेस्ट पॉलिसी है, लेकिन वाटर पॉलिसी एक बार ही आई है केवल अभी तक। इस कारण इंपॉर्टेंट है कि राज्य जल नीति कब जारी की गई, तो 18 फरवरी। भले ही डेट आपको याद नहीं रहे, मंथ जरूर याद रखिए, क्योंकि आजकल एग्जामिनर की आदत क्या हो गई है कि 2010 ही ऑप्शन देता है सारे। अप्रैल 2010, मार्च 2010, फरवरी 2010, जनवरी 2010। अब कर लो 2010 याद करके। कईयों की आदत होती है ईयर याद करके चले जाते हैं, अब ईयर में तो चारों जगह आपके 2010 ही है। तो इसका मीनिंग कम से कम मंथ, डेट भले याद मत करो, मंथ और ईयर याद होना चाहिए। यानी ये याद होना चाहिए फरवरी 2010। ये भले स्किप कर सकते हो, लेकिन वैलेंटाइन से 4 दिन बाद की बात है, तो याद रख लीजिए इसमें। अब इस जल नीति के अंदर क्या बताया स्टेट ने कि हमारी प्राथमिकता में जो रहेगा वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई रहेगा। पेयजल हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। मीनिंग है कि इस जल नीति में इन्होंने कहा कि जल नीति का उद्देश्य है पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। फिर कहा कि दूसरा उद्देश्य कि दूसरा पशु पेयजल आपूर्ति, क्योंकि वो पहला पेयजल आपूर्ति किसके लिए, मानव के लिए। तो इससे पता लगता है मानव क्या है, स्वार्थी है। उसने सबसे पहले अपनी व्यवस्था की। कारण यह है कि पशुओं की इम्यूनिटी ठीक होती है, घास वास खाते हैं, इस कारण उनको बहुत सारे पौष्टिक तत्व है। अपन घास नहीं खाते हैं भाई, अपन इधर उधर का दूसरी फालतू चीजें खा लेंगे, कचरा खा लेंगे, लेकिन घास कम से कम नहीं खाते हैं। तो पशु इतने पौष्टिक घास खाता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत बेटर होती है। गाँव में जोड़े का पानी भी पशु पी के आ जाएगा, उसके कोई बीमारी नहीं होनी, और होनी भी है तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मीनिंग पशु को प्राथमिकता में इसलिए नहीं रखा कि वो बाहर का, नालियों का, कहीं दाएं बाएं का पानी पी लेगा, इतनी समस्या नहीं है। लेकिन पहली प्राथमिकता में कौन रहेगा, पेयजल आपूर्ति मानव वाली। फिर नेक्स्ट में पशु के लिए शब्द ऐड कर दिया कि पशुओं के लिए ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना। फिर हमने पूछा कि इन दोनों को पानी उपलब्ध हो जाए तो उसके बाद फिर हमने कहा डोमेस्टिक यूज के लिए पानी की सप्लाई, घरेलू उपयोग है जैसे नहाने के लिए, घर के अन्य जरूरी काम करने के लिए। इसका मीनिंग पेयजल के बाद अतिरिक्त पेयजल किसके लिए होना चाहिए, कि डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू कार्यों के लिए होना चाहिए। फिर हमसे पूछा कि चलो घरेलू काम भी हो गए आपके, डोमेस्टिक यूज या घरेलू उपयोग में भी काम आ गया, उसके बाद क्या करोगे। बाद में कहा एग्रीकल्चर, इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई कर दो, और उसके बाद में इंडस्ट्रीज के लिए और हाइड्रो पावर के लिए। तो ऐसा ही इन्होंने एक सीक्वेंस बताया 4-5। तो अपने को इतना लंबा चौड़ा सीक्वेंस याद नहीं करना, अपने को ये याद रखना उस सीक्वेंस में सबसे पहला क्या है, मानव पेयजल आपूर्ति, क्योंकि ये सीक्वेंस पूरा अलग अलग ऑप्शन में देंगे। और फिर पूछेंगे जल नीति का मुख्य मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव तो सभी हैं। तो मुख्य उद्देश्य ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई या मानव के लिए जल आपूर्ति, और एक ऑप्शन पशु पेयजल आपूर्ति भी होगा, वो सेकेंडरी है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक यूज के लिए पानी की सप्लाई करना। तो जैसा कि आपको थोड़ा बहुत लगता भी है सीक्वेंस, पहला किसके लिए, पेयजल आपूर्ति के रूप में होना चाहिए मानव, फिर पशु, फिर घरेलू उपयोग, और फिर एग्रीकल्चर। ये पानी की सप्लाई गवर्नमेंट किस सीक्वेंस में करेगी वो बताया उन्होंने, कि हमारी प्रायोरिटी में कौन है। और एक सिंपल आपसे पूछा जाए कि पानी का यूज सबसे ज्यादा किस सेक्टर में होता है, ये मेरी तरफ से अप्लाइड क्वेश्चन है, लिखना नहीं है। कि पेयजल में ज्यादा काम में लेते हो पानी को, सिंचाई के रूप में ज्यादा काम में आता है पानी, इंडस्ट्रीज या उद्योग में ज्यादा काम में लिया जाता है पानी, या हाइड्रो पावर में पानी ज्यादा काम में आता है। हाइड्रो पावर का मीनिंग समझ गए ना, जल विद्युत में ज्यादा काम आता है। तो इसमें से क्या आंसर होगा, ए आंसर, पेयजल में अधिक काम में आता है। पेयजल में एक हाथ, एक पीछे भी खड़ा हुआ था, 2 हाथ। सिंचाई में इरिगेशन वाले हाथ खड़े करो, इरिगेशन वाले। इंडस्ट्रीज, उद्योग वाले भी कुछ एक हाथ। और हाइड्रो पावर, जल विद्युत, जल विद्युत में तो कहाँ है, जल विद्युत में तो टरबाइन के ऊपर गिरेगा और पानी आगे निकल जाएगा। तो इसका मीनिंग है पानी इतना ज्यादा यूज नहीं होता, टरबाइन को घुमाने के काम आता है, लेकिन पानी आगे बच जाता है वापस। टरबाइन पे कुछ पानी गिरता है जो उसके स्पीड से इवेपोरेट होता है, वाष्पीकृत होता है, बस उतने ही पानी का लॉस होता है। बाकी ऐसा कभी नहीं होता कि टरबाइन में पानी गया और आगे कुछ नहीं निकला है। जैसे अशोक गहलोत साहब का पहले एक स्टेटमेंट था ना कि बीजेपी ने जगह जगह हाइड्रो पावर स्टेशन बना दिए हैं, पानी से बिजली बना दी और पानी का करंट ही निकाल लिया, तो बचा क्या।
तो ये धीरे धीरे समझ में आएगी ये बात। तो करंट पानी में नहीं, करंट टरबाइन में था भाई। टरबाइन पे पानी गिरा है तो टरबाइन यूनिट घूम रही है, तो टरबाइन से जो काइनेटिक एनर्जी है उससे एनर्जी बन रही है उसके घूमने से। तो वो घूमेगा तो यांत्रिक ऊर्जा और फिर उससे एनर्जी जनरेट होती है। तो इसका मीनिंग है कि पानी में करंट होता तो पानी तो पहले ही करंट दे देता, पीछे होता तब। तो करंट उस टरबाइन के घूमने से आया है। तो इसलिए वो बीच में मजाक उड़ाया जा रहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हाइड्रो पावर नहीं बनाएंगे जगह जगह, हम किसानों को बिल्कुल साफ पानी उपलब्ध करवाएंगे, उसका करंट निकाल के उपलब्ध नहीं करवाएंगे। किसमें? सिंचाई में। और पेयजल वाले तो मेरे हिसाब से हाथ नहीं खड़े होने चाहिए थे। अपने गांव के अंदर फव्वारे चलते हैं, फव्वारे पूरे 6 घंटे, जब तक लाइट रहती है तब तक फव्वारे चलते हैं। अब आप ये बताओ, वो फव्वारे चलते हैं उस दौरान अपने घर के मटके कितनी देर भरते हैं? मात्र 1 से 2 मिनट। भाई खूब पानी आता है उसमें, पाइप के सामने मटका करते हैं, 10 सेकंड में मटका भर जाता है। ऐसे 10 एक मटके, घर में सदस्य अगर ज्यादा है और सदस्य कम है तो 2 ही मिनट लगेंगे मटके भरने में। तो दिन में जो 6 घंटे पानी चल रहा है उसमें अपने अपना जो यूटिलाइजेशन, अपना मतलब जो है वो 2 मिनट में पूरा हो जाता है। लेकिन जो सिंचाई है, वो सिंचाई में 6 घंटे पानी चलने के बाद भी हम यही कहते हैं कि बिजली 2 एक घंटे और आती तो ठीक रहता। तो मीनिंग जिसके 8 घंटे तो 8 घंटे फव्वारे चलाता है, जिसके 10 घंटे। इसका मीनिंग वाटर यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा इरिगेशन में होता है। और इरिगेशन में जिस पानी का यूज होता है वो क्या पूर्णतः यूज हो जाता है? नहीं, उसका 70% पानी वापस जमीन में बैठ जाता है। अगर जमीन में पानी नहीं बैठता तो अभी तक पानी जमीन का समाप्त हो चुका होता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी किस क्षेत्र में है? फ्रेश वाटर की बात है, बाकी पानी तो सबसे ज्यादा महासागरों में है। फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ग्राउंड वाटर जमीन में है, झीलों में, लेक्स में है, रिवर्स या नदी में है, या ग्लेशियर्स में? जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो फ्रेश वाटर है उसकी सबसे अधिक उपलब्ध मात्रा कहाँ पे? फ्रेश वाटर यानी ताजा पानी, जिसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे समुद्री पानी है वो वेस्टेज वाटर है, उसके जल का यूज, क्योंकि वो सेलाइन वाटर है। तो अब इनमें सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर किस में उपलब्ध है? भूमिगत जल कि जमीन में पानी ज्यादा है? पृथ्वी के ऊपर जो पानी है उसको एक बार के लिए आप ये मानो कि पृथ्वी पे जितना भी पानी हो 100% पानी। जहां पे भी पानी दिखो 100% पानी। 100% पानी में से 97% वाटर किस में? ओसेनिक वाटर, महासागरीय पानी। इसका मीनिंग 100% पानी में से 97% पानी यूटिलाइज नहीं हो सकता। हालांकि साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं कि उस पानी का यूटिलाइजेशन कर पाए, लेकिन नहीं हो सकता। सेलाइन वाटर है, 47 प्रकार के लवण है। साफ करने करने में पता चले कि पानी की कीमत घी से ज्यादा निकल गई। एक मशीनरी बनाई है, लेकिन प्रोसेसिंग करने में, साफ करने में खर्चा इतना ज्यादा है कि उससे बढ़िया है कि दूसरे रिसोर्स हैं उनको अपना लिया जाए, वो ज्यादा बेटर है। बाकी पानी का यूज तो उसका भी धीरे धीरे करना सीख जाएंगे, कॉस्ट अधिक है। फिर बचा ऊपर का 3% पानी, जिसमें जमीन के अंदर है 0.67 के आसपास पॉइंट्स में है जमीन के अंदर पानी जो है, जिसके ऊपर अपनी कई पीढ़ियां डिपेंड हैं। अब भी हम कई पीढ़ियों तक डिपेंड रहेंगे जमीन वाले पानी पे। तो जमीन का पानी अभी इतना जल्दी समाप्त नहीं होने वाला जो पॉइंट्स में है। ग्लेशियर्स के अंदर पानी है, पृथ्वी के ऊपर जो उपलब्ध पानी है उसका लगभग 2% वाटर। यानी जमीन के अंदर जो पानी है उसका 3 गुना पानी ग्लेशियर वाटर। तो इसका मीनिंग है फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? ग्लेशियर्स के अंदर। फिर अपने झीलों उसके बाद में ग्राउंड वाटर पे, ग्राउंड वाटर के बाद में अपने कुछ नदियों में, झीलों में, या फिर एटमॉस्फेयर में। क्योंकि एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में भी जल उपलब्ध है, वाटर वेपोर के रूप में, जल वाष्प के रूप में मौजूद है, लेकिन वो कुछ क्वांटिटी में ही है। जैसे नहीं होता अपने एसी खींचती है उस पानी को, अपने एसी उस पानी को, अपने इस रूम के ठंडे होने का रीजन क्या है? इसमें जो ह्यूमिडिटी होती है, उस ह्यूमिडिटी को एसी अगर कैप्चर कर लेगी, ह्यूमिडिटी अगर खत्म हो गई, क्यों? ह्यूमिडिटी टेम्परेचर को होल्ड रखती है। जब तक आर्द्रता मौजूद है तब तक टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन उस नमी को ही अगर कम कर दिया जाए, तो इसका मीनिंग ह्यूमिडिटी कम हो गई, आर्द्रता कम हो गई, यहाँ से वाटर वेपर पार्टिकल्स को हटा लिया गया है, तो इसका मीनिंग टेम्परेचर को होल्ड करने वाले पार्ट्स को ही हमने खत्म कर दिया। तो टेम्परेचर अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं।
तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं जिनका अपने को पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप रट के इसको याद करो। पानी का सबसे ज्यादा यूज आपको कहाँ दिखाई देता है? खेतों में, कंटिन्यूस सिंचाई में होता है। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड होती हैं। इंडस्ट्रीज सिर्फ सिटी एरिया के आसपास ही होती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के खेत हैं, वो हर खेत में लगभग जिसने ट्यूबवेल बना लिया है, सिंचाई की अप्रोच उस व्यक्ति तक है। तो इंडस्ट्रीज हैं वो लिमिटेड होती हैं, सीमित होती हैं। इस कारण जहाँ उद्योग होते हैं वहाँ यूटिलाइज खूब होता है पानी का, लेकिन एग्रीकल्चर जितना नहीं है। क्योंकि अपने देश का लगभग 50% से अधिक जो व्यक्ति हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और एग्रीकल्चर पे डिपेंड है वो व्यक्ति सिंचाई पे भी डिपेंड है। कारण क्योंकि वो एक लिमिटेड समय तो हो सकता है डिपेंड ऑन मानसून, हो सकता है एक निश्चित समय तो मानसून पर आधारित कृषि कर सकता है, लेकिन वो साल के अधिकांश समय कृषि किससे करता है? इरिगेशन से करता है, सिंचाई से करता है। फिर अभी सरकार ने यह तय किया कि लोगों को एक्चुअल रिपोर्ट बताओ। रिपोर्ट बताओ कि तो धीरे धीरे हो सकता है इनमें अवेयरनेस बढ़े। तो सरकार ने यह तय किया कि हम ग्राउंड वाटर है उसका असेसमेंट करवाएंगे, जमीनी पानी उसका एक मूल्यांकन करेंगे और उसकी एक भूमिगत जल रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ऐसी रिपोर्ट इन्होंने 2013 से थोड़ी हाईलाइट करना स्टार्ट कर दी। हो सकता है जारी उससे पहले भी कई की होगी उन्होंने, लेकिन ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बताते हैं। तो पहली बार जो मैंने पढ़ाते पढ़ाते जो ग्राउंड वाटर रिपोर्ट जो 2013 सबसे पहली बार मेरे सामने आई थी, तो मैंने 2013 की रिपोर्ट बढ़ाई। वो 2013 की रिपोर्ट जो पढ़ाई थी उसके बाद में दूसरी रिपोर्ट पढ़ाते पढ़ाते 2017 में नई रिपोर्ट आ गई, तो फिर इसके डेटा हमने फिर चेंज किए। 17 के बाद फिर मुझे ध्यान है कि जो नेक्स्ट रिपोर्ट आई थी वो 2020 में आई थी। फिर 2020 के बाद में नेक्स्ट रिपोर्ट जो जारी की गई थी 2022 में, और 2022 के बाद में जो रिपोर्ट जारी हुई 2023 में। तो ईयर का सीक्वेंस देखते हुए हमें इतना समझ में आ रहा है कि जारी करने का कोई निश्चित टाइम नहीं है। कितने साल में जारी हुई? 4 साल में। कितने साल में जारी हुई? 3 साल में। 20 के बाद में 22 कितने साल में जारी हुई? 2 साल में। कितने साल में जारी हुई? 1 साल में। तो अब इनको ये लगने लग गए हैं कि क्योंकि 2024 वाली रिपोर्ट आएगी 2025 में, 2025 में कभी भी आ सकती है जून के बाद। तो जैसे जो नेक्स्ट ईयर चल रहा होता है उसमें रिपोर्ट लास्ट ईयर की आती है, तो अब 2025 चल रहा है तो इसमें रिपोर्ट आएगी 2024 वाली। तो 2023 में जब इन्होंने रिपोर्ट, सॉरी 2024 में जब इन्होंने रिपोर्ट जारी की, 2023 की रिपोर्ट के नाम से जारी किया उसको। तो 2000 जो 23 वाली जो ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट, भूमिगत जल रिपोर्ट 2023, उस ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि हमने टोटल 302 वाटर ब्लॉक हैं उनका सर्वे किया है। 302 वाटर ब्लॉक, 302 जल ब्लॉक। वाटर ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है? वाटर ब्लॉक या जल ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में आपने नाम सुना है ग्राम पंचायत? गांव की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत, जिसका जनप्रतिनिधि होता है सरपंच। ग्राम पंचायत से बड़ी यूनिट कौन सी होती है? ये भी नाम सुना आपने? पंचायत समिति है, इसका प्रमुख कौन होता है? ये पॉलिटी पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे आप, प्रधान पढ़ लिया। पंचायत समिति को क्या बोलते हैं? क्या कहा जाता है? ब्लॉक कहा जाता है। यही है, यही वाटर ब्लॉक। इसका मीनिंग है कि वाटर ब्लॉक ऐसा नहीं है कोई एक ज्योग्राफिकल जलीय क्षेत्र होता है। इसका मीनिंग होता है कि पानी का जो मूल्यांकन होता है वो पंचायत समिति आधार पे होता है, गांव के आधार पे नहीं होता। इसका मीनिंग है 2-3 गांवों को, 4-5 गांवों को मिला के एक पंचायत समिति होती, कोई निश्चित नहीं होता। वो जनसंख्या का एक क्राइटेरिया है। अब नया परिसीमन हुआ है, वो अब इम्प्लीमेंट हो गया है शायद, या कर देंगे जल्दी। आपको सर ने नए वाले के अकॉर्डिंग पढ़ाया, पुराने वाले? पुराने वाला। अब डेटा आएंगे अभी, क्योंकि परिसीमन चल रहा है अभी। जिलों का भी परिसीमन एक डेट दी है गवर्नमेंट ने कि जल्दी से जल्दी 30 जून है अभी, तो 30 या 31 जून है, कि 30 या 31 जून तक जिलों का परिसीमन कर दें। कारण है क्योंकि जनगणना स्टार्ट हो चुकी है, ताकि ये पता चले कि जिले की सीमा यहाँ तक है, तो जिले की जनसंख्या पता चले। ये गड़बड़ नहीं हो कि भाई इन लोगों को कहाँ पे काउंट करें फिर। तो मीनिंग है जिलों की सीमा तय हो जाएगी तो जिलों के अकॉर्डिंग फिर जनसंख्या आना पॉसिबल होगा। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक अल्टीमेशन दिया हुआ है अभी 30 जून या 31 जून तक का जो भी टाइम दिया है इन्होंने।
अब चर्चा ये चल रही है क्या इतने टाइम में स्पेसिमेन कर पाएंगे, तो कईयों का वो आ रहा है कि इतना जल्दी थोड़ा ऑफिशियली काम है, सैटेलाइट जो मैप बनाने हैं, तो हो सकता है कि 10-12 दिन में ये काम नहीं हो, तो गवर्नमेंट कुछ समय के लिए इस डेट को और एक्सटेंड कर सकती है प्रीशमन के लिए, लेकिन जनगणना की रिपोर्ट आने से पहले प्रीशमन करना पड़ेगा। तो ये जो वाटर ब्लॉक है, ये वाटर ब्लॉक पंचायत समिति के पानी का असेसमेंट, कि राजस्थान में जितनी पंचायत समितियां हैं उनकी काउंटिंग है, तो इसका मीनिंग ये काउंटिंग पहले वाली ले रखी है, क्योंकि अब पंचायत समितियों की संख्या 345 से भी ज्यादा है। आपको रिपोर्ट में कुछ लिखवाया था क्या, है क्या डेटा आपके? ये मेरे हिसाब से 350 से भी ज्यादा है। ये टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत अपडेट होता रहता है, हर साल 2 4 5 पंचायत समितियां बढ़ जाती हैं अपने। तो इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है पुरानी रिपोर्ट के आधार पे तैयार की है, यानी इन्होंने टोटल कितनी मान के की है, 302। तो इसका मीनिंग है उन 302 से फिर डिवाइड होके और भी बनी है, लेकिन इन्होंने 302 वाला पार्टी माना है। जैसे मैं राजस्थान ज्योग्राफी आपको पढ़ा दूं 33 जिलों के अकॉर्डिंग, तो ये तो है ना कि उसमें राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट आ गई है। फिर कहो कि सर आपने उन क्षेत्रों की ज्योग्राफी छोड़ दी है, तो क्षेत्र कुछ नहीं छूटा है, बस नए जिले का नाम नहीं लिखवाया है। भाई राजस्थान तो मैंने उतना ही लिखवाया ना, 3,42,239, तो 33 जिलों में भी तो राजस्थान उतना ही है, 41 जिलों में राजस्थान तो उतना ही रहना है। तो मीनिंग है कि 302 में भी राजस्थान उतना ही है और 345 में भी राजस्थान उतना ही है, लेकिन फर्क ये हो जाएगा कि पंचायत समितियां हैं उनकी काउंटिंग बढ़ गई तो वाटर ब्लॉक्स की काउंटिंग बढ़ जाती, क्योंकि वाटर ब्लॉक उतनी ही है जितनी पंचायत समितियां हैं। तो कभी भी आपसे पूछेंगे राजस्थान में वाटर ब्लॉक कितने हैं, तो पंचायत समितियों की काउंटिंग कितनी है, सेम आंसर वही होता है। लेकिन रिपोर्ट में अगर ये पूछा जाए कि इस रिपोर्ट में कितने का मूल्यांकन किया गया, तो आंसर रहेगा 302। फिर इन्होंने अपने अकॉर्डिंग उन ब्लॉक्स को कुछ नाम दिया, वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इन्होंने एक को नाम दिया अवर एक्सप्लॉइटेड जोन। अवर एक्सप्लॉइटेड का मीनिंग होता है अति दोहित क्षेत्र। अति दोहित के लिए जनरली पहले यूज हुआ करता था अति दोहित क्षेत्र को पहले कहते थे डार्क जोन। डार्क जोन यानी जहां जमीन में पानी लगभग समाप्त हो चुका है या समाप्त होने ही वाला है, उसको डार्क जोन के नाम से टाइटल दिया जाता है। धीरे धीरे उसमें थोड़ा सुधार करके इन्होंने उस डार्क की जगह शब्द क्या लिखना स्टार्ट कर दिया, अवर एक्सप्लॉइटेड, अति दोहित क्षेत्र। लोगों ने पूछा अति दोहित का मीनिंग क्या होता है, तो इन्होंने कहा कि जहां पानी का यूटिलाइजेशन या पानी का उपयोग 100% से ज्यादा है, वाटर यूटिलाइज मोर देन 100%, पानी का उपयोग 100% से अधिक। तो लोगों ने पूछा 100% से अधिक का मीनिंग क्या है, तो इन्होंने बताया कि जैसे जमीन है, उस जमीन के अंदर हर साल बारिश होती है तो कुछ ना कुछ पानी उसमें इकट्ठा होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे जितना भी होता है उस पानी को आप ये मान लो 100 यूनिट इकट्ठा हो गया, मान लो 100 बाल्टी इकट्ठी हुई है इस पॉइंट पे, 1 वर्ग मीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में, कोई भी एरिया ले लो। अब साल भर में 100 बाल्टी इकट्ठा हुई और यहाँ से आपने निकाल ली 110, 120, 150, तो यहाँ कभी ऐसा हो सकता है कि जमीन में पानी धीरे धीरे ऊपर आए? पॉसिबल ही नहीं है। जब बकेट 100 बाल्टी इकट्ठी हुई है, अब 150 निकाल रहे, तो यहाँ पानी हमेशा यूं चलेगा नीचे और एक समय आएगा पानी समाप्त हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रखा है ना कई जगह, वो बताते हैं हमारे दादाजी ये टाइम 12 नोजल या ट्यूब जो स्प्रिंगलर या फवारे चलते थे, फिर बताएंगे पिताजी के टाइम में 8 चलते थे, कि तुम्हारे टाइम की 1 टोंटी चलती है। और पीने का पानी इकट्ठा करते हैं, खेती वेती करना बंद कर दिया है। कईयों के गाँव में स्थितियां आ चुकी हैं, तो इसका मीनिंग वो किस में काउंट हो गया, जो कभी सेफ जोन का हिस्सा था, कभी पानी सुरक्षित था, आज अवर एक्सप्लॉइटेड का पार्ट हो गया। तो अवर एक्सप्लॉइटेड का मीनिंग क्या होता है, समझ में आ गया? पानी का उपयोग 100% से अधिक, जितना आ रहा है उससे ज्यादा उससे निकाला जा रहा है। फिर पूछे कि राजस्थान में ये एरिया कितने हैं, तो इसमें अपने सामने आया कि 302 में से 216 यूनिट, 216 वाटर ब्लॉक इसमें आ गए। तो इसका मीनिंग राजस्थान का अधिकांश एरिया ऐसा है जहाँ पानी समाप्त होने वाला है। तो ये स्थिति, अभी इन चीजों को ये हाईलाइट करना स्टार्ट इसलिए किया है इन्होंने कि लोगों को एक्चुअल कंडीशन बताओ। तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेड। इसके बाद में ऐसी कंडीशन तो नहीं है, लेकिन इसके आसपास है, उसको कहा जाता है क्रिटिकल जोन। क्रिटिकल जोन का आजकल नया नाम भी आ गया है,
ऑड जोन, इसको नाम दिया जाता है विषम जोन, विषम क्षेत्र। पहले इसको कहते थे डार्क जोन, इसको कहते थे ग्रे जोन। जैसे ये जो नीचे कलर दिखाई दे रहा है आपको, ग्रे कलर, इस डार्क होने से जस्ट पहले का पार्ट ये। इसको धीरे धीरे और डार्क करते चले जाएंगे अपन, तो ये कलर धीरे धीरे कैसा दिखाई देगा आपको, ब्लैक कलर। यानी जो ग्रे कलर है उसको धीरे धीरे और फास्ट कर दो आप, और हल्का हल्का डार्क करते जाओ, तो ग्रे कलर का जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, यानी जो नेक्स्ट कलर उभर कर आएगा। जैसे ब्राउन कलर होता है तो ब्राउन को और डार्क करते चले जाओ, ब्राउन ब्लैक हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे हम कहते हैं ना एक कोयला होता है जिसको ब्राउन कोल कहते हैं, लिग्नाइट को, उसको और डार्क कर दो तो बाद में धीरे धीरे वो एंथ्रेसाइट या बिटुमिनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी तरीके से ग्रे का भी नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है ब्लैक कलर। तो इन्होंने कहा कि जहां पानी समाप्त हो गया वो डार्क जोन हो गया है, और जहां पानी समाप्त होने के कागार पर किनारे पर है उसको ग्रे जोन कहा जाता है। तो ग्रे जोन शब्द हटा लिया आजकल, क्रिटिकल आ गया। क्रिटिकल भी आजकल यूज नहीं करते, लेकिन कुछ जगह क्रिटिकल अब भी लिखा हुआ है, तो क्रिटिकल तो कम से कम याद रखना, ग्रे भले ही याद मत रखिएगा। फिर उसको आजकल क्या कहने लग गए, ओड जोन। इन्होंने पूछा ओड का मीनिंग क्या है, संख्या तो रटने वाला पार्ट है। ओड का मीनिंग इन्होंने कहा जहां वाटर यूटिलाइजेशन 90 टू 100%, मीनिंग जितना पानी आ गया उतना निकाल लिया, बचा हुआ कुछ नहीं है, 90 से 100% यूज हो गया है। और अगर हमने 1-2% ऊपर और यूज करना स्टार्ट कर दिया तो किस में चला जाएगा, अति दोहित में। इसका मीनिंग कंडीशन क्रिटिकल है। जैसे कई बार कुछ व्यक्तियों के एक्सीडेंट होते हैं, अपन कहते हैं क्रिटिकल कंडीशन है, बच भी जाए नहीं भी बचे। अगर इससे अधिक यूज कर लिया तो नहीं बचेगा पानी, और इससे कम कर लिया तो उसको सेमी क्रिटिकल कहेंगे फिर। तो क्रिटिकल के बाद नेक्स्ट वाला जोन सेमी क्रिटिकल, अर्धविषम, उसमें सेमी टाइटल यूज होगा। सेमीओड भी कह सकते हैं। ये विषम है, ये अर्धविषम है, ये क्रिटिकल है, ये सेमी क्रिटिकल। सेमी क्रिटिकल में इन्होंने कहा कि पानी का यूटिलाइजेशन 70 to 90%। पानी का उपयोग जहाँ, इसका मीनिंग 100 बाल्टी इकट्ठा हुई थी जमीन में, हमने निकाल ली 70 से 90, तो इसका मीनिंग बच तो रहे पानी, बहुत ज्यादा तो नहीं बच रहा है, लेकिन सीधे इसमें नहीं जा पाएंगे। वे 70 से 90 निकाल रहे हैं, हमने हो सकता है 90 से ज्यादा निकालना स्टार्ट कर लिया, तो पहले किस में काउंट होंगे, सेमी क्रिटिकल से पहले क्रिटिकल में आएंगे, और उससे ज्यादा यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया तो फिर, तो इसका मीनिंग ये अभी भी थोड़ा सा ठीक है। और जहां पे पानी का यूटिलाइजेशन लेस देन 70%, जहां पानी का उपयोग 70% से भी कम हो रहा है, वो अपने राजस्थान में सेफ जोन है, जिनकी काउंटिंग 38। सिर्फ 38 जगह ऐसी हैं, पंचायत समितियां ऐसी हैं जो सेफ जोन में काउंट की जा रही है। बाकी इनकी काउंटिंग एक की 22 और एक की 23 है, जो हर रिपोर्ट में थोड़ी बहुत चेंज होती है। एक तो ये वाले याद रखना, क्योंकि जो खतरे से ऊपर के जोन है अति दोहित वाले वो 216 है, और सेफ जोन राजस्थान में कितने हैं, 38। ये दो डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक टोटल असेसमेंट 2013 में कितने ब्लॉक्स का हुआ है, तो ब्लॉक्स की काउंटिंग आपको याद आनी चाहिए, 302 ब्लॉक ऐसे रहे। उसके बाद में जो अपना अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस होता है वो डेट याद रखिएगा, 22 मार्च। ईयर टू ईयर इनके थीम जो होती हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगे, हर साल चेंज होती रहती है। इसमें क्या लिखा हुआ है थीम, वाटर फॉर पीस, ये 2024 की थीम है, 25 की नई थीम आ चुकी। ग्लेशियर्स को संरक्षित करना है, उसके लिए है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर्स को प्रिजर्व करना है। इसका मीनिंग आप धीरे धीरे सुन रहे हो ना कि पृथ्वी के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग है पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर से टेम्परेचर का इकोलॉजी पढ़ लिया आप लोगों ने, तो उसमें पता है आपको ग्लोबल वार्मिंग जैसे कार्बनिक गैसों के बढ़ने के कारण, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट CO2 है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग गैस भी कहते हैं। तो उनके अनुपात, उन गैसों के बढ़ने के कारण एवरेज टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स क्या होंगे, मेल्ट होंगे। और मेल्ट होने का मीनिंग है फ्रेश वाटर समुद्र में जाएगा। तो फ्रेश वाटर को समुद्र में जाने से कैसे रोकें, ग्लेशियर्स को पिघलने से रोक लें। तो इस कारण उन्होंने ये थीम दी है इस बार। थीम इंग्लिश में याद रखें, हिंदी में बहुत सारे मीनिंग होते हैं उसके, तो जब भी याद रखें इंग्लिश में याद करें इसको।
तो ये टॉपिक आपका सिर्फ प्रीलिम्स का था जो अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? सॉइल या मिट्टी, कल स्टार्ट करेंगे। देखो जो टॉपिक आपके नोट्स आपके पास हैं उनको हल्का सा रीडिंग करके आए आप, ज्यादा नहीं, 15 मिनट ही पढ़ के आ जाओ ताकि आपको थोड़ा बहुत ये लगे हाँ पढ़ा हुआ है, याद नहीं करके आना है। थैंक यू।